अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और आप हमें देख रहे हैं 17 जून 2022 को बराह रास्त और सवेरे पाकिस्तान में 92 न्यूज पे लाइव। लेकिन आज का दिन शाहजेब 17 जून अभी मैं पढ़ रही थी तो दुनिया में कुछ इलाकों में वर्ल्ड गार्बेज डे के नाम से भी ये दिन मनाया जाता है। जो लोग आपके कचरा उठाते हैं, जो लोग आपके गलों की, सड़कों के, आपके इलाकों के जो कचरे उठा रहे होते हैं, उनको डेडिकेट किया जाता है दिन। तो अगर आपकी गली मोहल्लों में कहीं भी लोग जो कचरा उठाने वाले हों, उनको एक थैंक यू कहने में कोई, मेरा ख्याल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक थैंक यू कहा जा सकता है। बड़ी अच्छी बात है, रोजाना कोई एक चीज ढूंढ के लेके आती है कि आज किस चीज का दिन मनाया जाता है। ये बड़ी अच्छी बात है। और हमारे आसपास जो है खासतौर पर जो कोशिश करते हैं कि वो कचरा साफ कर सकें, तो उनकी मदद जरूर करें कि कचरा हमारे मुल्क में बहुत बढ़ता जा रहा है। इस कचरे को साफ करना बहुत जरूरी है। साथ में आगे बढ़ेंगे और शुभनामा में सबसे पहले जिक्र करेंगे NA 240 का, क्योंकि वो उसका जो मैदान है वो MQM ने मार लिया और गैर रत्मी गैर सरकारी नताइज जो हैं उसके मुताबिक मुत्तहिदा के मोहम्मद अबू बकर 10,683 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि जो दूसरे नंबर पर आए हैं उनमें चंद कुछ वोट्स का फर्क है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के शहजादा शहबाज 10,618 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। इलेक्शन जीतने पर MQM के कारकुनों ने जश्न भी मनाया, जाहिर है डिजर्विंग भी हैं ऑफ कोर्स। लेकिन हल्के में पोलिंग का जो है वो टर्न आउट 8.38% रहा है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने नताइज मानने से इनकार कर दिया कि हम नहीं जानते, हम नहीं मानते। दोबारा गिनती कराने का मुतालबा भी कर दिया जनाब, और दोबारा गिनती की दरखास्त भी दे दी है। कुछ तसादुम भी हुआ और कुछ झगड़ा भी हुआ, पुलिस का लाठी चार्ज भी हुआ। दो जमातों के दरमियान या 3 जमातें थी या कितनी जमातें थी, उन सब के दरमियान जो झगड़ा हुआ उसमें कुछ लोग जख्मी भी हुए। उस हवाले से भी तफसील में बात करेंगे प्रोग्राम में आगे बढ़कर। खैर अगली खबर आपको ये दें कि इमरान खान साहब ने महंगाई के खिलाफ इतवार को रात 9 बजे मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी है, सबको इकट्ठा होने का कह दिया। यस, उनके काफी दिनों से ये आ रहा था कि मैं डेट अनाउंस करने वाला हूँ, डेट अनाउंस करने वाला। फाइनली हैज अनाउंस कि इतवार को रात 9 बजे जो है वो मुल्क गिर एहतजाज होगा। साथ में रात 10 बजे वो कौम से खिताब मुखातब भी होंगे, महंगाई के खिलाफ एहतजाज का लाए अमल भी देंगे। और चेयरमैन PTI ने वीडियो पैगाम में कहा उनके दौरे हुकूमत में भी पेट्रोल की कीमत आलमी मार्केट में ज्यादा थी और IMF का जो है वो प्रेशर भी था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये भी कहा कि हमने फिर भी सब्सिडी दी अवाम को और पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की। उस कीमत पर दिया जो कि हम नहीं दे सकते, प्रेशर हमारे ऊपर था, लेकिन हमने दिया, सब्सिडी देकर दिया, अवाम को रिलीफ दिया। और अब पेट्रोलियम मसनूआत के अलावा डॉलर, बिजली, आटे और घी की कीमतें भी बेतहाशा बढ़ चुकी हैं। ये भी इमरान खान साहब ने कहा, इसलिए उन्होंने रात 9 बजे मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी है इतवार के रोज। सो यू थिंक शाहजेब कि IK के पास एक प्लान है? आई मीन ही इज मूविंग ऑन विद अ गोल एंड रोड मैप। क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में अगर वो कुछ अरसे बाद दोबारा कॉल दे रहे हैं तो वो किसी प्लान के साथ ही दे रहे होंगे, उनके ज़हन में कुछ ना कुछ होगा। और दूसरी बात माया ये कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि अवाम भी बड़े परेशान है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से पेट्रोल में इजाफा हो रहा है, 84 रुपए इजाफा हो गया इन सिर्फ 2 माह के अंदर जब से नई हुकूमत आई है, तो 84 रुपए इजाफा बहुत बड़ा इजाफा है। तो इस इजाफे से ओवरऑल महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है। और उसी का हम जिक्र भी कर लेते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी जिम्मेदारी साबिक हुकूमत पर डाल दी। हाँ, बिल्कुल कहा कि हैरान है IMF से मुआहदा करने वालों का ज़मीर है या नहीं। वो लोग कैसे बेगुनाह होने का बहाना कर सकते हैं। PTI की डील की तफसीलात जल्द कौम के सामने रखेंगे, ये भी PM शहबाज शरीफ ने कहा। बिल्कुल, अब वो ये कह रहे हैं कि हम PTI की डील की तफसीलात जल्द कौम के सामने रखेंगे कि उन्होंने क्या किया। लेकिन अभी जो हुकूमत है, जो मौजूदा हुकूमत है, उसमें तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो मुसलसल प्राइसेस है वो बढ़ती जा रही हैं। यानी कि ये भी हो सकता है कि आगे मजीद प्राइसेस बढ़ जाएं पेट्रोल की, क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि साबिक हुकूमत की वजह से सब कुछ हो रहा है, तो फिर तो कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहीं वो वक्त ना आ जाए जैसे कि लोग लीमू दे रहे थे लोगों को शादियों में, फिर उसके बाद छोटी सी बोतल में पेट्रोल देंगे कि ये हम आपको शादी का तोहफा दे रहे हैं। अब तो वो भी नहीं देंगे, वो भी नहीं देंगे ना, क्योंकि लोग जाएंगे कैसे शादी में, उसके लिए भी तो पेट्रोल चाहिए। वेरी राइट। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने पर अवाम सख्त नाराज, ऑब्वियसली इस पर भी आगे प्रोग्राम में बात करेंगे। हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया, बोले जो भी आता है अपनी जेब भर लेता है। जेब बढ़ लेता है। साथ में हुकूमत भी पिछले लोगों को जिम्मेदार करार दे रही है। अच्छा, लोगों को इस बात पर बड़ा गुस्सा आता है
कि जो हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत को जिम्मेदार करार देती है, चाहे वो जितनी मर्जी देर तक हुकूमत करे, और फिर अगली हुकूमत आ जाती है, वो कहती है जी पिछली हुकूमत ने मुआहदे ठीक नहीं किए। ये सिलसिला जो है वो कई सालों से, कई बरसों से चलता आ रहा है पाकिस्तान। और वो होता भी है, देखें आप कुछ नहीं कर सकते एकदम से आके कहते हैं ना कि आप जैसे कि मतलब एग्जांपल दे रही हूँ बड़ी घरेलू सी, जनाब कोई लड़की भी आती है ना शादियों के, बहू ससुराल आती है, तो उसको भी एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि भाई आपके तो घर का माहौल है, देखिए ऑब्वियसली एकदम से कोई नई बहू आती है उसको भी एडजस्ट होने में, लेकिन इससे ये साबित होती है बात माया कि हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की जरूरत है। हुकूमतें बेशक बदलती रहे, लेकिन जो प्लान, जो मुआहदे हो जाए वो लॉन्ग टर्म होने चाहिए ताकि पाकिस्तान के मफाद में हो। भाई दैट इज व्हाई कॉन्स्टिट्यूशंस आर देयर ना बॉस, दैट इज व्हाई देयर हैज टू बी अ सिस्टम। जिन ममालिक का सिस्टम्स चल रहे हैं, जिन ममालिक के जो उनके रोड मैप बने हुए हैं, रूट्स क्लियर है, वो कोई भी आए जैसे भी आए उसने उसी को फॉलो करना है। लेकिन अगर जो आएगा वो अपने हिसाब से करेगा, शाजिब हाउ इज दैट फेयर? और हर बंदा अपने हिसाब से करता है तो फिर महंगाई आती है। जब महंगाई आती है तो फिर क्या होता है कि आवाम शिकायत करते हैं, वो ये शिकायत कर रहे हैं कि जब महंगाई बढ़ जाएगी हम फीस कैसे देंगे, घर का किचन कैसे चलाएंगे, अपना खाना पीना कैसे करेंगे। पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने पर लाहौर, चीशावतनी, टोबा टेक्सिंग समेत शहर शहर आवाम का एहतजाज भी हो रहा है, और एहतजाज में सिर्फ यही मुतालबा किया जा रहा है कि कीमतों कम करें। बहुत बुरा हाल हो रहा है, लोग गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। जब खाने पीने की अशिया भी महंगी हो जाएंगी, पेट्रोलियम महंगा होगा तो कैसे गुजारा होगा। और एक नवाबशाह में महंगाई से जो तंग रिक्शा ड्राइवर था उसने दिल बर्दाश्ता होकर 2 रिक्शों को नजर आतिश भी किया। अल्लाह अकबर, जस्ट इमेजिन। अगर हम आगे बात करें तो हैदराबाद में दूध जो है वो 160 रुपए लीटर और दही 180 रुपए किलो जो है वो फरोख्त होने लगा। पंजाब में भी दूध फरोशों की कीमतों में जो है वो कितना 20% कम से कम जो है वो बिल्कुल 20% इंक्रीज बढ़ाने का ऐलान किया। साथ में दुकानदारों ने सब्जियां, चिकन, मटन और दीगर अशियाई कीमतें भी बढ़ा दी हैं। जानवरों के चारा के नर्ख में भी जो है इजाफा किया गया है। साथ में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। तो वही हमने जो हम बात कर रहे थे, जब ये हाइक आता है तो फिर ओवरऑल हर चीज पर इसका इफेक्ट भी हम देखते हैं। साथ में दूसरा जो बहरान जिसका हम रोजाना की बुनियाद पर जिक्र इसलिए करते हैं कि ये हम सबका मसला है, आप समेत जो आप लोग घरों में बैठे हैं। हो सकता है कि आपके घर पर लाइट ना आ रही हो, लेकिन बाद में प्रोग्राम सुनिएगा कि हमने क्या बात की। एग्जैक्टली हमारा भी, और शायद बिल्कुल सही करेंगे, हमारा मसला है। बिकॉज हम लोग भी जब घर जाते हैं तो हम लोग भी यही सारे चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं जैसे कि आप लोग फेस कर रहे हैं। लोड शेडिंग होती है, मोबाइल चार्ज नहीं होते, दफातर जाना होता है, लोगों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमती दावे थे कि 3 घंटे पर लेके आएंगे लोड शेडिंग को, लेकिन वो 3 घंटे पर नहीं आ पा रही, उससे ज्यादा ही अभी तक हो रही है। लाहौर में जनाब 6 घंटे, पेशावर में 8 से 10 घंटे और दही इलाकों में 12-12 घंटे तक बिजली की बंदिश। पेशावर में जो है जनाब तहकाल रोड पर लोड शेडिंग के सताए अवाम का एहतजाज भी जो है वो देखा गया। बिल्कुल, ट्रैफिक की रवानी ज़ाहिर पर शदीद मुतासर तो होती है जब एहतजाज होता है, और एहतजाज उनका हक है करना, लेकिन वो गुस्से का इजहार तो करेंगे ना जब वो गर्मी में बैठेंगे घर पे। काम मुतासर होगा, कारोबार मुतासर होगा, घर के मामलात नहीं चल सकेंगे, और इस शदीद गर्मी में गुजारा करना पड़ेगा, तो फिर एहतजाज तो होंगे। सर मौसम भी तो देखिए ना, मौसम भी तो सपोर्टिव नहीं है ना ऑब्वियसली। लेकिन दूसरी जानिब एक तो बिजली आने रही, लेकिन बिजली महंगी भी हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही। और जो पेट्रोल के बाद बिजली महंगी करने की जो तैयारी है, क्योंकि नेपरा ने मंजूरी दे दी है, बिजली की कीमत ₹1.55 फी यूनिट बढ़ा दी गई है, और नेपरा ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में कीमत की मंजूरी दी है। ये एडजस्टमेंट हो या ना हो, लेकिन कीमत तो बढ़ती जा रही है। जितने भी सार्फिन है तो उनको ये खबर हमने पहुंचा दी। बिजली के जो सार्फिन है उनसे 3 माह तक वसूली की जाएगी। 3 माह तक वसूली की जाएगी। 3 माह तक वसूली की जाएगी। ओ माय गॉड। जुलाई की बिजली के बिलों से इजाफी कीमत जो है वो लागू होगी, और इजाफे का जो इतलाक लाइफ लाइन के इलेक्ट्रिक के सार्फिन नहीं होगा। लेकिन शाह साहब एक बात है कि जो लोग हमें देख रहे हैं उनको भी टीवी ऑन करना ही पड़ता है, तो हमारा ऑल्टरनेटिव वे क्या होगा अगर लोगों को टीवी बंद करना पड़े, बिजली बचाना पड़े? मोबाइल फोन्स पर देख सकते हैं, उसके लिए भी लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं। अच्छा, लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं, उसके लिए इंटरनेट अच्छा चाहिए होगा। यानी कि मोबाइल पैकेजेस वालों को सस्ते पैकेजेस बनाने चाहिए ताकि वो हमें देख सके। मतलब जस्ट इमेजिन कि बिजली कहाँ जा रही है। अब जरा मोदी सरकार की भी जरा बात कर ले, उनका जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उनके जुल्म का जिक्र ना हो, उनके इंतहा पसंदी का जिक्र ना हो, उनके जो है एग्रेसिवनेस का जिक्र ना हो मुसलमानों के खिलाफ, ही कैसे हो सकता है? तो जनाब हम बताएं, मोदी सरकार की अग्निपथ स्कीम से भारतीय फौज में फूट पड़ गई है, क्योंकि मुल्क के लिए लड़ो या मरो, प्रमोशन और मराद नहीं मिलेंगे, ये कहा गया है। भारतीय फौज हथियारों के बाद अब पेंशन और दीगर मराद से भी महरूम हो गई है। वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी मराद में इजाफा किया जाए, हमारी पेंशन बढ़ाई जाए, हमारी प्रमोशन किया जाए, लेकिन ये कह दिया गया है कि भाई तुम लोग लड़ो मरो कुछ भी हो, तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि इन लोगों ने भी एहतजाज किया है, और वो मुल्क गिर एहतजाज किया है, फौज में फूट पड़ गई है भारत की। और जो भर्ती के ख्वाहिशमंद भारतीय हैं उन्होंने स्कीम के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज भी किया है, जलाओ घेराव भी किया, मुतादिद गाड़ियों को
इमलाक को तोड़ा भी है, उसमें आग भी लगाई है। दिल्ली में मुजाहिरीन ने ट्रेन को आग लगा दी, जबकि भारत के साबिक फौज जनरल जो है वो अग्निपथ स्कीम को मुस्तरद कर रहे हैं। अब आप फुटेजेस में देख सकते हैं जो एहतजाज हो रहा है और किस तरीके से एग्रेसिवनेस नजर आ रही है और जिस तरीके से उन्होंने रिएक्शन नजर आ रहा है। दिल्ली में जिस तरह बताया मुजाहिरीन ने ट्रेन को आग लगा दी, जस्ट इमेजिन। लेकिन इस तरह से देखें ना, आप फिर अपनी वही वाली बात है, हम अपने पाकिस्तान में भी ये बात करते हैं, जो आप अपने लिए अच्छा समझें आप दूसरे के लिए भी उतने ही अच्छा समझें, लेकिन आप मुल्क का नुकसान ना करें। आपने एहतजाज करना है तो डेफिनेटली करें, लेकिन भारत के साबिक फौज जनरल्स ने भी अग्निपथ वाली आपने कहा ना जो इस तरह बिल्कुल ऐसे ही है। देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम। बस जी, क्या बात करें, मतलब क्या हमारे उस्ताद, क्या हमारे गुरु, क्या हमारे मेंटोर। बड़ी खुशकिस्मती मेरी कि उनके साथ मिलने का भी और काम करने का भी। और जब बहुत अरसा हो गया था उनको लोग भूल गए थे, तो एक गेम शो मैं कर रही थी रमज़ान में एक चैनल के साथ, T1 के साथ कर रही थी। और उसमें मैंने एक दिन कहा कि लोग कहते हैं, बल्कि हमारे बख्शे डॉक्टर आमिर लाकत साहब कहते हैं बाप ऑफ ऑल गेम शोज, बाप ऑफ ऑल गेम शोज, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। उस जमाने में मैंने कहा डॉक्टर साहब को बताऊंगी बाप ऑफ ऑल गेम शोज है कौन, जिन्होंने गेम शोज का आगाज किया नीलाम घर से। हर घर में ये शो देखा जाता था उनका, क्या बात, नीलाम घर देखा जाता था। और जाहिर है शोहरत की बुलंदियां उन्होंने देखी और हम सब लोग उनके बड़े फैंस थे। साथ में तारिक अजीज साहब जो हैं वो न्यूज़कास्टर भी रहे, कंपेयर भी रहे, अदाकारी में भी सलाहियत उन्होंने अपनी दिखाई और लोहा मनवाया। वॉइस ओवर, अदाकारी, फिल्म्स में भी उन्होंने काम किया। लेकिन उनकी स्ट्रेंथ जो थी, बिकॉज माशाल्लाह आपका एक्सपोजर और आपकी तालीम और आपका जो अपना खुद की जो नॉलेज थी ना शाहज़ेब, उनके साथ आप यकीन करें जो पर्सनालिटी थी ना, मुझे आज भी याद है कि जब हमने कहा सर आपको पकड़ लूं मैं, कि आपको शायद स्टेज पे आने में वो हो, उन्होंने कहा नहीं आई एम फाइन, थैंक यू बेटा। यू नो क्या पर्सनालिटी। आइए जरा आपको एक झलक उनको दुनिया छोड़े 2 बरस बीत गए हैं, आपको उनकी कुछ झलकियां दिखाते हैं। अल्लाह आपके ढेरों दर्जात बुलंद फरमाए सर। आप हमेशा हमारे मेंटोर और टीचर थे, हैं और रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस स्क्रीन को हम लोगों को बहुत खूबसूरत यादें देने के लिए। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं और शाहज़ेब आप करें आगाज। ये आगाज मैं चाहती हूँ आप करें। हाँ मैं कर लेता हूँ, क्योंकि हम बात तो वही करेंगे पेट्रोल की। सबका सबसे बड़ा मसला इस वक्त पेट्रोल है और जो अवाम है वो इसलिए परेशान है, उनकी जिंदगियां इसलिए मुश्किल होती जा रही हैं। वो ये शिकायत कर रहे हैं कि हम काम पर कैसे जाएं, हम ऑफिस कैसे जाएं। ये हर घर का मसला है। मैं आप लोगों से भी ये कहता हूं कि आप लोगों के घरों पर भी जितने भी मर्द हजरात हैं या इवन खवातीन हैं, बच्चे हैं जो कॉलेजेस जाते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, उन सबके लिए ये मसला है कि वो जब अपनी बाइक में, अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं तो उनके जो इजाफे हैं खर्चे के वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अवाम ने क्या रद्द-ए-अमल दिया? शाहज़ेब देखें, बात सिर्फ दफ्तर, बात सिर्फ स्कूल या बात सिर्फ कहीं एक जगह से जगह काम के लिए जाने के लिए नहीं है। आपको छोटी छोटी चीजों के लिए निकलना पड़ता है। खुदा न खासा इमरजेंसीज भी होती हैं, आपको निकलना पड़ता है। आपको बुजुर्गों को लेके कितने लोग हैं जो अपने रेगुलर चेकअप्स के लिए जा रहे होते हैं, लोग कीमो के लिए जा रहे होते हैं, लोग जो हैं वो अपने अपने बच्चों को हॉस्पिटल जाके देख रहे होते हैं, बीवियों को डिलीवरीज के लेके जा रहे होते हैं। एक चीज नहीं है। कल वैसे मैं नोट कर रहा था माया कि सड़कों पर ट्रैफिक बहुत कम थी, बहुत कम, तकरीबन 40% ट्रैफिक नजर आई। इवन पीक टाइम्स में भी जब ट्रैफिक शदीद होती है शाम के वक्त में, उस वक्त भी ट्रैफिक इतनी नहीं थी। कल मैं ये चीज नोट कर रहा था। मुझे बस एक बात का डर है कि कहीं ये सिचुएशन कहीं बहुत एक्सट्रीम इंसिडेंट्स ना अल्लाह ना करे हमारे सामने लेकर आए, जिस पर हम सिर्फ अफसोस करते रह जाएं कि इतने से पेट्रोल के लिए किसी को इतना बड़ा इतना सा पेट्रोल मोटरसाइकिल में कैसे डलता है, इससे कितना सफर होता है, ये दिखाते हैं आपको। पेट्रोल की कीमत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। इसकी वजह से आम आवाम बड़े परेशान हैं। जब रोज़ाना की बुनियाद पर आपने मोटरसाइकिल पर, गाड़ी पर सफ़र करना हो, दफातर जाना हो, अपने काम पर जाना हो, तो आपके खर्चे में बेहद इजाफा हो चुका है। आज मेरे कुलीग यहाँ पर मेरे पास पहुँचे हैं, हम इनके साथ जाएंगे और कोशिश करेंगे ये जानने की कि अगर आप मोटरसाइकिल पर भी सफ़र करते हैं तो आपका एक दिन में कितना पेट्रोल इस्तेमाल होता है और कितना खर्चा आता है। आइए हमारे साथ चलिए। फ्यूल पंप हम पहुंच चुके हैं। यहाँ आने के बाद देखते हैं कि तकरीबन 100 रुपये में या 200 रुपये में आपको कितना पेट्रोल मिलता है, कितने लीटर मिलता है।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह करम। कितने का पेट्रोल डलवाया आपने? आपकी टंकी में तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा अंदर तक। क्या करो, हम लोग मजदूर बंदे किधर जाएंगे, जितना आएगा तो वही डालेंगे ना, या जितना रोजाना का कितना पेट्रोल डलवाते हैं? अब तो पेट्रोल जो तकरीबन 234 रुपए में चला गया है। क्या 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 कर सकते हैं, जितना अभी होगा, जेब में नहीं रहेगा तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी। देखिए आपके 150 रुपए में तो 1 लीटर भी नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल नहीं आया। 18,000 तनख्वाह है, हाँ, 6,000 का पेट्रोल हमारा आने जाने का होता है, 12,000 हमारे। किधर से किधर जाते हैं आप रोजाना? मैं अल्लाह वाली चौरंगी तारिक रोड अलग की तारीख रोड जाते हैं। जी, 200 रोजाना का कितने लीटर पेट्रोल लग जाता है? 200 का आने जाने का होता है। 200 नहीं, महंगा होने के बाद 200 का आने जाने का होता है। महीने ये महंगाई की वजह से। अच्छा, तो पेट्रोल का महीने का खर्चा कितना आता है अगर आपकी 15-16 हज़ार रुपए तनख्वाह है? तो मेरी 18,000 तनख्वाह है। 6,000 पेट्रोल में चली जाती है, 12,000 बच जाती है। 12,000 बचता है पूरे बस, महीने का? पूरे महीने इसमें का। आपने अपने बिजली के बिल भी देने हैं, अपना रेंट भी देना है, सब कुछ करना है। घर का किराया है, समझा, 15,000 तो किराया है। बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। 15 दिन में 84 रुपए पेट्रोल बढ़ गया। आपके रोजगार कितने मुतासर हुए हैं? सर बहुत मुतासर हो रहे हैं, इस वजह से हर बंदा परेशान हो रहा है, किराया देने वाला भी और लेने वाला भी, लेके जाने वाला भी। मोटरसाइकिलों की लाइनें तो लगी हुई हैं। रोजाना पेट्रोल कितने का डलवाते हैं? 15 दिन में 84 रुपए पेट्रोल बढ़ चुका है। आपका रोजाना का खर्चा कितने का है? मेरा पहले हफ्ते में 400 ज़्यादा थे, अभी 900 रुपये जा रहे पेट्रोल में। 900 रुपये रोजाना का? हफ्ते में आपको 900 रुपये लग जाते हैं पेट्रोल पर बढ़ने के बाद। 400-500 आपकी माहाना आमदनी कितनी है? इतनी है कि आपका पेट्रोल डलवाने के साथ साथ बाकी खर्चे करके पूरे हो जाते हैं? नहीं, हर चीज़ में तंगी हो रहा है, हर चीज़ में, खाने में पीने में, हर चीज़ में तंगी हो रहा है। पिछली हुकूमत गई, अगली आ गई। पेट्रोल की कीमत में 84 रुपये इजाफा हुआ है 15 दिन में। आपके भी रोज़गार पर फ़र्क पड़ा है? जाहिर सी बात है, जॉब करते हैं हम तो पेट्रोल दिन ब दिन महंगा हो रहा है। अब कल रात को अचानक महंगा हो गया, क्या कर सकते हैं, हर चीज़ महंगी हो रही है। पेट्रोल के साथ साथ हर चीज़ महंगी होती है। कितने का पेट्रोल डलवाते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे आप? देखिए यार, डबल का इफेक्ट आ गया है। मतलब ये कि अगर मैं मंथली 3,000 रुपये का पेट्रोल डलवा रहा था 100 रुपये पर डे, तो अब वो डबल हो गया है, 6 से 6,500 रुपये पर मंथ पे चला गया। हुकूमत बदल गई है, 15 दिन के अंदर 84 रुपये बढ़े हैं। उम्मीद है कि आगे आने वाले साल में कुछ या आने वाले वक्त में कोई कमी आएगी पेट्रोल की कीमत में? देखिए, आपको कुछ मुतबादिल ढूंढना पड़ेगा इसका ना, ठीक है। पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन आपको कुछ मुतबादिल ढूंढना पड़ेगा। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की जो चीज़ें उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, रोज़ का खर्चा बढ़ जाता है, और माहाना आमदनी अगर उतनी की उतनी हो तो फिर आप गुजारा कैसे कर सकते हैं? मुख्तलिफ जगहों पर जो मुख्तलिफ वज़ीर हैं वो ये बात करते हैं कि आप चाय पीना कम कर दें, रोटी खाना कम कर दें, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन क्या ओवरऑल इफेक्ट वाकई आ रहा है? क्योंकि तासुर ये दिया जाता है कि पेट्रोल बढ़ भी जाए, लोग तभी पेट्रोल डलवा रहे हैं। पेट्रोल पंप के जो यहाँ पर अमला है उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो गाड़ियाँ आती हैं, मोटरसाइकिलें आती हैं, क्या उसमें कमी आई है पेट्रोल बढ़ने के बाद? सर देखिए, आज तो गाड़ियाँ ही नहीं है, सुबह से हम लोग ऐसे ही बैठे हुए। इतना फ़र्क पड़ा है कि करीबन नहीं तो 70% आज नहीं आ रही, 30% गाड़ी आ रही। यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पे जितनी गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं या मोटरसाइकिलें आती हैं, आपके उसके 30% गाड़ियाँ या मोटरसाइकिलें आ रही हैं? आज बहुत कम है, सुबह से रश ही नहीं है गाड़ियों का। वैसे यहाँ पे माशाल्लाह से लाइनें लगी होती हैं। लोग मोटरसाइकिल में हमेशा से मैं देखता आया हूँ, मुख्तलिफ लोग हैं वो 100 रुपये का पेट्रोल डलवा लेते हैं। अब तो 100 रुपये में कुछ भी नहीं आता, तो अब उन्होंने अपनी कीमत बढ़ाई है। डला रहा था वो अब 500 का डला, 100 का डलवाता था वो 500 का डलवाता है, ये फ़र्क पड़ गया है। जब 234 रुपये का पेट्रोल है तो 500 रुपये में तकरीबन आपका 2 लीटर पेट्रोल आता है। 2 लीटर पेट्रोल में आप कितना सफ़र कर लेंगे? रोज़ाना की बुनियाद पर जो आपने दफ्तर भी जाना है, बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है, अपने काम भी करने हैं और अपना रोज़गार भी कमाना है, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है ये सब गुजारा करना। हमारे कुलीग हमारे साथ आए थे, हमने बाइक में 200 रुपये का पेट्रोल डलवा लिया है। अब हम ये चेक करेंगे कि ये बाइक इस 200 रुपये के पेट्रोल में कितने किलोमीटर सफ़र करती है अगर आपने रोज़ाना की बुनियाद पर आना जाना करना है। तो इसके साथ हम चलते हैं नगीर भाई और चेक करते हैं कि बाइक हमारी कहाँ तक पहुँचती है। ब्रिलियंट शाहजेब, माशाल्लाह, मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ यू राइट नाउ। कितना अमेजिंग कवर किया है आपने जाके बाहर। 200 रुपये जो पेट्रोल डलवाया तो कहाँ तक चला? जब 200 रुपये की पेट्रोल डलवाया तो हमें पहले तो ये पता लगा कि इसमें 1 लीटर भी पेट्रोल पूरा नहीं आया, और 1 लीटर में आपकी बाइक कहाँ तक जा सकती है? आप तकरीबन 10 किलोमीटर सफर करके वापस आ जाएंगे, मैक्सिमम इतना हो जाएगा। तो इतना ही हो सका इस मोटरसाइकिल में। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप 200 रुपये का पेट्रोल भी डलवाते हैं तो आप सिर्फ दफ्तर जा सकते हैं, और आना भी अगर आपका घर दूर है तो मुश्किल ही हो जाएगा आपके लिए, लेकिन आना जाना हो सकता है सिर्फ। एक सवाल और करना चाहती हूँ। अब मुझे याद है बचपन में ना मेरे भाई ना बाइक्स पे कभी कहीं जाना हो कि ये लेके आना है, फोटोकॉपी करानी है, या एग्जाम्स होने वाले हैं, पेन्स लेकर आने, तो वो ना बाइक की टंकी हिलाते थे
और फिर देखते थे हाँ चलो लेके चलता हूँ। तो ये पॉसिबल है? ये अंदाजे पक्के हो जाते हैं ना। जब हम भी कॉलेज में थे तो हम इस तरह के अंदाजे लगाते थे। कैसे हो जाता है? बाइक में कितना पेट्रोल है, फिर रिजर्व में कितना है, इसमें बाइक कहां तक पहुंच सकती है, तो वो बाइक का जो पेट्रोल साइड पर होता है वो देख के अंदाजा लगाया जाता है। और जितनी महंगाई हो गई है मेरे ख्याल में अब अंदाजे लगाए जा सकते हैं कि जो थोड़ा सा पेट्रोल है वो आपको कहां तक पहुंचा सकता है। अच्छा, वो बहाने नहीं कर रहे होते थे, दिखा नहीं रहे थे, लेकिन बाकी भी पता होता था। एक्सपर्ट होते हैं यार, आप उन पे शक कर रही हैं। इसका मतलब है कि ये मेरे भाई लोग बेचारे सही कहते थे। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग वाला जो स्टेशन है शायद उसके बारे में मुझे परसों पता चला था। इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग बिजली की बात कर रहे हैं, 70,000 बिल आया हमारे घर का। 70,000, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, सब मिलके रहते हैं, लेकिन 70,000। खैर, कराची में पहले अल्ट्रा रैपिड डीसी चार्जिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया गया है और यह स्टेशन गाड़ियों को 160 किलोवाट की हद तक चार्ज करने की सलाहियत रखता है। इसमें मजीद जानेंगे हमारे जो नुमाइंदे हैं शराज अहमद उनसे। जी शराज, बताइएगा। जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी टेक्नोलॉजी में तब्दीली आ रही है और अब इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जहां पर शहरियों की जानिब से राग़िब किया जा रहा है, वहीं शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में इलेक्ट्रिक पंप्स जो हैं वो भी हम बनते हुए देख रहे हैं। लेकिन कराची में एक फ़ास्ट चार्जिंग जो है पंप उसकी आज इनॉग्रेशन की गई है, जो कि सिर्फ 15 से 20 मिनट में गाड़ी को मुकम्मल तौर पर चार्ज कर लेती है और बैटरीज पर डिपेंड करते हुए उससे तकरीबन 400 किलोमीटर तक का जो सफ़र है वो तय किया जा सकता है। इस वक्त उस पंप के मालिक हसीब खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बताइएगा कि ये टेक्नोलॉजी कहाँ से दरामद की गई है और कितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है और आगे फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखें, ये टेक्नोलॉजी जो है सीमेंस की है एंड फास्ट चार्जिंग हब। सीमेंस आपको सबको पता है कि दुनिया में बहुत जदीद है टेक्नोलॉजी के अंदर, और ये पहला पाकिस्तान में फ़ास्ट चार्जिंग है जो 0 to 100 15 से 20 मिनट में चार्ज करता है। जहाँ तक इसकी चार्जिंग का रेट का हिसाब है वो हमें कोई कमर्शियल रेट्स मिलते हैं, कोई 50 रुपये किलोवाट। हमने गवर्नमेंट से कहा है कि हमें इस पर सब्सिडी दी जाए चार्जिंग स्टेशन पर, ताकि कस्टमर्स यहाँ नहीं बल्कि यहाँ से इस्लामाबाद तक स्टेशन लगे। और जैसे अभी मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि हम आपको लैंड प्रोवाइड करेंगे, आपके साथ मिलकर सीमेंस के साथ मिलकर हम चार्जिंग हब लगाएंगे ताकि ये गाड़ियाँ प्रमोट हो और पूरे इस्लामाबाद तक हम इलेक्ट्रिक कार्स लेकर जाएं। इस गाड़ियों में कोई ख़र्चा नहीं है, इसमें से बैटरी है, ना मेंटेनेंस है, ना ऑयल है, 7 साल की बैटरी वारंटी है। और हम चाहते हैं कि इन्वायरमेंटल फ्री है, छोटी गाड़ियाँ भी यहाँ बने और गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्रमोट करे, यहाँ नहीं बल्कि दुनिया में हर जगह। 2023 में मैं समझता हूँ 60 to 65% गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक होंगी। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि जैसे कि हम देख रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। एक टैंक भरवाने जाओ तो 10-10, 15-15 हज़ार रुपये लोगों के खर्च होते हैं एक नॉर्मल सीसी की गाड़ी को चलाने में। ये इसकी अमाउंट कितनी होगी और कितने अखराजात होंगे, और अगर गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ कर देती है तो कितना फ़र्क आ जाएगा? देखें, ये कोई 2,500 रुपये या 3,500 रुपये गाड़ी पर लगते हैं फुल पे। अगर गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ कर देगी तो 1600-1700 1800 लग सकते हैं। इस साल इलेक्ट्रिक रेट पे उस पर टैक्सेस इतने लगाए हुए हैं उन्होंने। अगर सब्सिडाइज़ कर सकते हैं तो कोई उनके लिए मसला नहीं है। इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हैं और ये एक सेक्टर को करना पड़ेगा ताकि इसमें इन्वेस्टर्स भी आएँ। हम इसमें कोई हमारा कोई प्रॉफिट इसमें हम नहीं है, बट हमने स्टार्ट किया है ताकि आगे हम बताएँ टेक्नोलॉजी कोई तो आगे लेकर चले इस मुल्क के लिए और ये काम किया जाए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। बहुत शुक्रिया। हसीब खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि कराची में सबसे तेज़ चार्ज करने वाला पंप जो है वो उसकी इनॉग्रेशन कर दी गई है, जहाँ शहरी जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो यहाँ पर आके चार्ज करा सकते हैं। और ये भी बताया कि आने वाला जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिक कार्स पर जो है वो डिपेंड करता है और इसीलिए गवर्नमेंट को भी उन्हें सपोर्ट करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल की जो बचत है वो की जा सके और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर इन्हिसार बढ़ाया जाए, जिसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है और क्वालिटी में भी वो दीगर गाड़ियों से बेहतर हैं। और आने वाले दिनों में इन गाड़ियों के इस्तेमाल से काफ़ी ज़्यादा कौमी ख़जाने की भी बचत की जा सकती है। जी। पाकिस्तान में शाज़िब रमाया के साथ रहने का बेहद शुक्रिया। और आज प्रोग्राम में मजीद बहुत सारी बातें करनी है, जैसे कि अब हम बात बताने वाले हैं। अब हम बताने वाले हैं आपको ये कि आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने के साथ साथ जो मुनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां हैं उसमें भी तेजी लाए हैं और फैसला किया है कि अब मुनशियात फरोशों को नहीं छोड़ा जाएगा। इसी पर बात करेंगे मजीद नुमाइंदा फयाज यूनस से जो इस वक्त आईजी सिंध के साथ मौजूद हैं। फयाज यूनस जी, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मौजूद हूँ। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने चार्ज लेते ही तमाम तर पुलिस अफसरान को अहकामात दिए हैं कि जैसे ही कोई शहरी मुकदमा दर्ज करवाना है तो फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किया जाए। इनसे पूछते हैं कि इन
से हिकमत अमली तब्दील की जाएगी, इस बारे में आप बताइएगा, क्योंकि हम इसे पहले देखते थे कि SHOs शहरियों के मुकदमा दर्ज नहीं करते थे, लोग चक्कर लगाते रहते थे और लोग फिर आखिरकार कहते थे हम मुकदमा ही दर्ज नहीं करवाना चाहते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम समझते हैं कि FIR का दर्ज होना बहुत सारे मतलब ख़राबियों को दूर करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि एक बंदा जो एक बड़े आर्डील से गुज़रा, उसके अगेंस्ट मतलब कोई इस तरह कार्रवाई हुई, क्राइम हुआ, और वो बंदा फिर जब पुलिस स्टेशन पे जाता है तो वहाँ पुलिस स्टेशन में उसको कम से कम अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए। और हम क्या रिस्पांस दे सकते हैं कि उसकी FIR काट के उसके मतलब फ़ौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू करें और अच्छी इन्वेस्टिगेशन करें, उनके मुल्ज़मान को ट्रेस करें। अगर ये नहीं करते और उसको मतलब इस वजह से हम आगे पीछे कर देते हैं कि भाई क्राइम फिगर बढ़ जाएगा, तो मतलब मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है। तो इस वजह से हमने, जब मैं एडिशनल IG कराची था, मैंने पूरी कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह कराची पुलिस ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया और हमारी रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छी बढ़ गई इसमें ना। और मुझे हार्डली कोई शिकायत मिलती थी कि बंदा गया, उसने क्राइम की शिकायत की तो उसको FIR दर्ज ना हुई। अभी इस पे ये चैलेंज है कि हम इंटीरियर में भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं DIGs को और SSPs को कि भाई क्राइम के रेफरेंस से कोई भी आपके पास शिकायत आती है और बंदा वॉलंटियर है FIR करने के लिए, तो उसमें आप मत रोकें। इसका क्या फ़वायद है? सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा मैंने आपको बता दिया है कि बंदा जाता है, उसको इंटरटेन किया जाता है। सेकंड ये कि जब उनका केस उसी दिन रजिस्टर्ड होता है तो हमने ये देखा है कि बहुत सारे हमारे एक्विटल जो केस चल के एक्विट हो जाते हैं, उसमें सबसे बड़ी रीज़न जो है ना वो ये है कि FIR का देर से इंदराज होना, क्योंकि FIR में डेट एंड टाइम ऑफ ऑफेंस भी होता है और डेटेड टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन भी होता है। तो ये बड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट कोर्ट उसको इस वजह से देती है कि FIR डिले रजिस्टर हुई। और तीसरा जो बेनिफिट है वो ये कि मैं चाहता हूँ कि पुलिस की क्रेडिबिलिटी बढ़े, पुलिस सही काम करे। हम जब भी किसी गैंग को पकड़ते हैं, अगर फ्री रजिस्ट्रेशन है तो उसके अगेंस्ट हमें नॉर्मली तौर पे अगर उसने 15-20 वारदातें की हैं पकड़ने से पहले, तो वो 10-12 केसेस उसके मिल जाते हैं। तो उसमें हम सच्चे केसेस में जब उनको चालान करते हैं तो वो केस आगे जाके प्रूव भी होता है और प्लस उनकी ज़मानत भी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन ना करें तो नेचुरली जब उन्हें इतनी वारदातें की भी होती हैं, केस भी नहीं होता, तो फिर क्या मतलब ये कि हम उनको ज़ाहिर है कि किसी केस में फंसा के आगे सेटअप करते हैं। तो ये पुलिस के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारी क्रेडिबिलिटी भी इससे लूज़ होती है। तो हम चाहते हैं कि सच्चे केस करके इन मुल्ज़मान को आगे भेजें तो इनको सज़ा लगे। और ये फ्री रजिस्ट्रेशन की वजह से मैंने देखा है कि बहुत अच्छी पुलिस की कारकर्दगी हो रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो ड्राइव पिछले 2 साल से चली है उसकी वजह से हमारा कन्विक्शन रेट भी बढ़ेगा। स्ट्रीट क्राइम को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, क्योंकि कराची के शहरी स्ट्रीट क्रिमिनल से काफ़ी ज़्यादा तंग नज़र आते हैं, वारदातें हो रही हैं, कुछ इलाकों में कम है, कुछ में ज़्यादा है, तो उसको किस तरीके से अब आप IG सिंध है तो इस तरीके कंट्रोल करवा रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना कि क्रिमिनल की आइडेंटिफिकेशन कि भाई कौन कर रहा है। अगर पुलिस को ये आइडिया हो जाए कि भाई कौन कर रहा है तो नेक्स्ट जो क्राइम वो क्रिमिनल करने जाएगा, हम उसको अगर पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे तो नेचुरली वो नेक्स्ट क्राइम नहीं कर सकेगा। तो इस वजह से हमने पूरी ड्राइव की हुई है कि लोगों को शामिल करके CCTV कैमरास लगाएं। और आप देखें कि पिछले 2 साल में 44,000 कैमरास लगे हैं कराची में और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी क्राइम होता है उसमें हमें CCTV मिल रहा है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल इम्पोर्टेंट है। और सेकेंडली आप देखें इसमें ड्रग एडिक्ट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। हमने कोशिश की है, गवर्नमेंट की मेहरबानी, चीफ मिनिस्टर पर्सनल इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमने 4 सेंटर्स को आइडेंटिफाई किया, अभी वो उसके लिए 87 मिलियन एलोकेट हुए हैं पर्पस बिल्ड बनाने के लिए और प्रॉब्लली ये फिर ANF के पास जाएंगी। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ बनेंगी तो जो ड्रग एडिक्ट्स जिनका कोई मतलब इलाज करने वाला यहाँ पे नहीं और गवर्नमेंट इसको अभी ऑन कर रही है, तो मैं समझता हूँ उससे क्राइम में फ़र्क पड़ेगा। और तीसरा जो आपको पता होगा कि जो E-टैग का हमने कॉन्सेप्ट दिया है उसमें गवर्नमेंट की अगेन मेहरबानी कि उनने कैबिनेट से अप्रूव किया। अभी बजट सेशन है, जैसे ही बजट सेशन ख़त्म होगा तो उसको प्रॉब्ली ये लेजिस्लेशन के लिए जाएंगे। जैसे ही लेजिस्लेशन होगी तो आई थिंक दिस विल बी अ गुड इंटरवेंशन कि जिसके बेसिस पे हम इन रिपीट क्रिमिनल्स को E-टैग करें कि वो फैंस हो सकें और वारदात ना कर सकें। अच्छा, ये बताएं कि कच्चे में ऑपरेशन को किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं? जी, कच्चे के ऑपरेशन के रेफरेंस से अभी पानी चढ़ रहा है और नेचुरली जब भी पानी दरिया में होता है तो फिर उसमें ऑपरेशन हम होल्ड करते हैं और नेचुरली उसमें थोड़ा सा इश्यूज़ आते हैं।
तो जैसे ही पानी उतरेगा तो हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, और वो स्ट्रेटजी नेचुरली मैं मीडिया पे नहीं बताऊंगा। तो हम कोशिश करेंगे कि मतलब वहाँ के लोगों को हम रिलीफ दें, पुलिस कोई ऐसा काम ना करे जिससे आम पब्लिक का बंदा उसको तंगी हो। हम चाहेंगे कि मतलब ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं कि टारगेटेड ऑपरेशंस करें, और कुछ लोगों का नोटिफिकेशन पेंडिंग पड़ा हुआ है हेड मनी के रेफरेंस से, उस पर हम कोशिश करें कि अर्लीस्ट पॉसिबल हो जाए कि उनकी अगेंस्ट जो पकड़ने के लिए हेड मनी नोटिफाई हो गई तो उससे ये कि हमें इंफॉर्मेशन मज़ीद मिलेगी। तो पूरी कोशिश होगी कि जो बंदे आइडेंटिफाइड हैं उनको हम गिरफ्तार करें। तो जनाब ये तो थे हमारे साथ आईजी सिंध, और उन्होंने जो भी प्लान्स किए हैं, अल्लाह करे हमारे लिए यही दुआएं हैं उनके लिए कि वो जो भी क्राइम में कमी आए, इससे बहुत इस वक्त बढ़ता जा रहा है, हम देख रहे हैं। अब देखिए ना, एनए 240 की आप बात कर रहे थे शाहजेब शुरू में, जो कराची में कल जो तसादुम भी हुआ और इस तरीके से रिजल्ट्स आए। लेकिन इस तरह बात करें कौमी असम्बली के हल्के का ज़मीनी इंतखाब लड़ाई झगड़े और फायरिंग के वाकयात से जो है वो घिरा रहा। पुरतशद्दुद वाकयात में एक शख्स जहाँ बहक भी हुआ, जबकि साथ उन्होंने ये भी देखा कि कई जख्मी भी हुए, पुलिस लाठीचार्ज भी किया गया मुंतशिर करने के लिए। लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे थे कि लांडी 4B हो, लांडी नंबर 6 और कुरंगी के इलाकों में कशीदगी रही और लड़ाई झगड़े चलते रहे। इवन वहाँ पर फायरिंग का वाकया भी पेश आया। जमानाबाद में बैलेट पेपर चोरी हुए, पोलिंग स्टेशन नंबर 51 पर बैलेट पेपर्स पर खुलेआम ठप्पे लगते रहे। अमनो अमान कायम रखने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने भी और रेंजर्स ने भी गश्त किया। धांधली और पुरतशद्दुद वाकयात पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिस भी ले लिया है। लेकिन ये सब कुछ हमने देखा ज़मीनी इंतखाब में, जो कि गुज़श्ता रोज़ होता रहा। वहां पर जब वहां पर लोग जा रहे थे पोलिंग के लिए तो वहां पर ये तसादुम भी हुआ मुख्तलिफ जमातों में, और इसमें कई लोग जख्मी हुए, काफी लोग जख्मी हुए। और इस तरीके से जो है मुतालबा भी किया जा रहा है दोबारा काउंटिंग के लिए। वो जाहिर है एहतजाज अपनी जगह है एंड एवरीबडी हैज अ राइट टू क्वेश्चन, बट देन अगेन किसी की जान जाना है सारी सिचुएशन में। सबसे पहले तो हम थोड़ी देर बाद हमारे साथ गेस्ट होंगे, उनसे हम ताज़ियत भी करेंगे क्योंकि हमारे साथ PSP के जनाब रहनुमा ज़रूर होंगे, अरशद वोहरा साहब थोड़ी देर में, और ताज़ियत के साथ किया। ऑब्वियसली अफसोस की बात है, लेकिन सिचुएशन बड़ी अजीब सी कि ये कि क्या हो रहा है साथ में, जो बदनज़मी देखने में आई है, जिम्मेदार इसका कौन हो सकता है। देखिए ना, फुटेज देखें शाहजेब, आपको भी नजर आ रहे हैं इस वक्त डंडे उठाए हुए हैं, वेपन्स उठाए हुए हैं। अल्लाह माफ करे, हम पता नहीं मैदान जंग। लेकिन देखें, अगर ज़मीनी इंतखाब में इस किस्म के हालात होंगे, आगे आम इंतखाबात आने वाले हैं, इसमें सिक्योरिटी इस किस्म की होना बहुत ज़रूरी है कि अमन अमान कायम रहे। जो लोग वहाँ पर निकल रहे हैं, लोग ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से घरों से निकलते हैं वोट डालने के लिए, अपना टाइम उनके पास मैनेज नहीं होता। बहुत सारे लोग बुजुर्ग होते हैं, वो घर से निकलते, बिजली नहीं है, कितनी मुश्किलात में वो निकल रहे हैं। वो इस उम्मीद से निकलते हैं कि हम वोट डालेंगे, हमारे कोई बेहतर इंसान यहाँ पर आएगा हल्के में, हमारे लिए काम करेगा। लेकिन जब इस किस्म के लड़ाई झगड़े होंगे तो जो फैमिलीज वोट डालना चाहती भी हैं वो नहीं निकलेंगी। अब देखिए, जमानाबाद में बैलेट पेपर चोरी हो गए, ये भी कोई मतलब बात है वैसे होने वाली? सीरियसली, मतलब जस्ट इमेजिन, अनबिलीवेबल। अगर ये हमारी फुटेजेस दुनिया में जा रही है ना, अगर तो नहीं बल्कि यकीनन जा रही है, तो हम अपना क्या इमेज बना रहे हैं? जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकंड कि आप लोगों को हमें ज्वाइन किया है इसी मामले पे बात करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, PSP के रहनुमा अरशद वोहरा साहब हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम दोनों की तरफ से ताज़ियत, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत अफसोस, आपके साथी जो है इस हालात में जो है वो रब ताला को प्यारे हो गए। क्या हो रहा है ये किस तरह की बदनज़मी देखी गई है, किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? देखिए, ऐसी बात है कि इंतजामिया जो है वो अमन अमान को कायम करने में नाकाम रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने ठप्पों की बात की, ये कल जो है वफाकी वजीर ट्रांसपोर्ट और जो है शर्जील मेमन साहब ने भी कहा कि जो है ठप्पे लग रहे थे। हमने खुद पकड़ के 3 प्रिजाइडिंग अफसर्स जो हैं उनको इंतजामिया के हवाले किया। पुलिस गिरफ्तार करने पर तैयार नहीं थी। पुलिस को जब रिकॉर्डिंग दिखाई सारी 2-3 पार्टियों ने मिलकर और कहा कि ये रिकॉर्डिंग देखें, जब रिकॉर्डिंग में सब चीजें साबित हो गई तो पुलिस के पास और कुछ जाना नहीं था। एक प्रिजाइडिंग अफसर बाकायदा रिकॉर्डिंग देखी है आपने अरशद साहब, शेयर की है आपने किसी से वो रिकॉर्डिंग? जी, जो रिकॉर्डिंग मीडिया पे भी चली है, वो मीडिया को हम ही लोगों ने दी है। उसमें जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोग जो हैं वो बाकायदा उनको बंचेस नॉट ए सिंगल और डबल बैलेट पेपर, बंचेस देते हुए क्लियर दिखाया गया है। वो अरेस्ट किया। क्या हुआ उन सबका? थप्पे लग रहे हैं, कह रहे हैं कि थप्पे लग रहे हैं, कहीं पे कोई कंट्रोल नहीं था,
जिस पोलिंग स्टेशन में जाएं, मैं खुद विजिट पे जा रहा था तो वहां से अंदर से लड़कों को निकलवाना, अब 309 पोलिंग स्टेशन पे जो है हम कहाँ लोग पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो जहाँ पर तो फिर अरशद साहब आप लोग भी इसके नताइज, बिल्कुल आप लोग भी इसके नताइज तस्लीम नहीं करते फिर? नहीं, ये तो इलेक्शन ही बिल्कुल टोटल धांधली हुई राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। आपके मतलब आप देखें जिस तरीके से मारामारी हुई, एक जमात जो है वो क्योंकि अभी वो सेमी गवर्नमेंट में आ चुके हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट का तमाम इलेक्शन अमला उन लोगों ने जो है वो वहाँ पे बिठाया हुआ था जो कि उनके मातहत है। वो किस तरीके से, अब आप देखें ना, मतलब जब थप्पे लग के बैलेट बॉक्सेस भर रहे होंगे, बैलेट बॉक्सेस टूट गए, बैलेट बॉक्सेस बाहर ला के एक प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो बैलेट बॉक्सेस बाहर लेकर आ गए। मतलब मेरा ये कि आप ये देखें बाहर क्या जिसके दिल में है वो वोट डाल दे। तो ये सारी चीजें जो है मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। दूसरी जमात जो है वो क्या है, TLP। अरशद वोरा साहब, जो PSP का कारकुन इसमें जान बहक हुआ है आप लोगों के मुताबिक, इसका जिम्मेदार कौन है? जो लोग वहां पर जख्मी हुए इसका जिम्मेदार कौन है? ये तो तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान जो है डायरेक्ट उन्होंने आकर फायर की हैं। डायरेक्ट उन्होंने जो है हमारे सदर पर, अनीस कायम खानी पर, चेयरमैन पर, मुस्तफा कमाल पर डायरेक्ट फायर की। वो जिस जगह बैठे हुए थे, जैसे मैं भी यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो ये इस जगह पे गोलियों के निशान पीछे हैं, यहाँ वॉल पे निशान है, इधर निशान है। इस तरीके से वहाँ पे गोलियों के निशान, गोलियों के खौल पड़े हुए हैं। पुलिस के IG साहब, DIG तो एक तरफ, पुलिस का एक SHO तक नहीं आया कि वो शेल देख लें, उसकी फोरेंसिक करा लें, तफ्तीश कर लें कि ये कौन सा जो है असला चला है क्या। नोबडी केम। जब अस्पताल से लाश लेके आ गए उसके बाद भी पुलिस ने, मैंने कई कॉल्स की, नोबडी आंसर्ड, और उन्होंने बिल्कुल ही इसको ऐसा इग्नोर किया है जैसे एक पॉलिटिकल मौत हो गई, ठीक है, हमें कोई नहीं पता। वो ये कहते हैं कि तमाम पार्टियों जो है वो इन्वॉल्व थी, तमाम पार्टियों ने झगड़े किए, तमाम पार्टियों के झगड़े हुए होंगे। मैं खुद कई जगह पे गया हूँ, कई जगह झगड़े छुड़वाए मैंने, लोगों में सुलह सफाई करवाई है। ये हमारा काम होता है जब हम जो है एज ए पार्टी लीडर, जब हम मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों में जाते हैं, जब वहाँ झगड़ा हो रहा होता है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसको किसी भी तरह झगड़े को रोकें। लेकिन अरशद वोरा साहब, ये काम क्यों नहीं करते कि हम गाड़ियों में जाएं और वहाँ पर सिचुएशन अपने आप में, हम अगर एक आम आवाम की नजर से देखें, एक शऊर याफ्ता, एक तालीम याफ्ता, एक पॉजिटिव, जो हम पाकिस्तान से जो मोहब्बत करते हैं, वो सिचुएशन को देखकर किसी की जान जाना किसी के लिए भी जो है वो माफ कीजिएगा खुशी की बात तो हो ही नहीं सकती ना। एक जान गई, एक इंसानी जान गई है, और इस सिचुएशन में who will accept the defeat and who will accept the win? क्या इसका कोई फैसला हो सकेगा कभी, आपको लगता है? नहीं तो बस तकल्ला देखिए, ये तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ विनिंग एंड डिफीटिंग, इट्स अ मैटर ऑफ अनलॉफुलनेस की जो हद होती है। मैं यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि दे एक्चुअली केम टू दी इलेक्शन। हमारा जो मेन इलेक्शन ऑफिस है, उस मेन इलेक्शन ऑफिस पर आए हैं, उस मेन इलेक्शन ऑफिस पर फायर किए, डायरेक्ट बर्स्ट मारे। वहाँ पे सिर्फ एक शख्स जो सैफुद्दीन बेचारा जो जहाँ बाग हुआ, उसके अलावा हमारे जो इफ्तिखार आलम है उनकी कमर में और हाथ में गोली लगी, वो अभी ICU में है लियाकत मेडिकल में। वो जीशान को हमारे जो है पैर पे गोली लगी। फिर हमारे इम्तियाज हैं, उनके जो है सर में लगी। तो कई लोगों को गोलियां लगी। मुस्तफा कमाल को गोली बिल्कुल उनके करीब से गुजरी है, वो उनको भी हल्का सा जख्म आया। यही गोली खुदा न खास्ता मुस्तफा कमाल को लग सकती थी। सर आखिर में बस एक छोटा सा कमेंट आपसे ये चाहता हूँ कि अगर इस तरह के हालात रहे आगे, जो है वो हम बल्दियाती इंतखाबात भी देख रहे हैं, फिर पुरअमन इंतखाबात कैसे हो सकेंगे, इसमें छोटा सा कमेंट कर दें प्लीज। आई डोंट थिंक जो है ना, मतलब इस वक्त किसी के पास भी कैपेबिलिटी है या एनीबडी हैज द कैपेसिटी कि इसको जो है ईमानदारी से इलेक्शन करवाया जाए। जहाँ जिसका बस चलेगा वहाँ धड़ाधड़ थप्पे चलाने। और ये
इलेक्शन मैं नहीं समझता कि कोई भी इलेक्शन कराने की इस वक्त वही सिचुएशन हो गई ना वोरा साहब के। अभी बड़े इलेक्शंस की अगर बात होती है तो इन्हीं इलेक्शंस को देखकर सिचुएशन सामने आ गई। समझे जैसे टेम्परेचर चेक हो गया कि कितना हमारे अंदर जो है वो मादा है एक दूसरे को बर्दाश्त करने का या एक दूसरे को जो है वो आगे बढ़ते देखने का। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अरशद वोरा साहब हमारे साथ मौजूद है, PSP रहनुमा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और जाने वालों के लिए उनके लिए दुआएं भी। सबसे पाकिस्तान में शाज़ेब परमाई के साथ रहेगा। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। प्लीज डू स्टे विद अस। एक बार फिर शाज़ेब और माइक साथ आने का बेहद शुक्रिया। आप देख रहे हैं हमें बराह रास्त 92 पे सवेरे पाकिस्तान में। प्रोग्राम के शुरू में हमने आपसे बात की थी कि जनाब शहरी पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ते दाम से किस तरीके से परेशान हो रहे हैं और उनको अफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ाने का ऐलान कर दिया है और जब ये किराए बढ़ेंगे तो ये मजीद मुश्किलात जो हैं वो भी आम आवाम के लिए बढ़ जाएंगी। कितना इजाफा होने जा रहा है हुकूमत से, दीगर उनके क्या मुतालबात है, इस पर आज हम बात करना चाह रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि ये इजाफा अगर किया जा रहा है तो कितना इजाफा किया जा रहा है, इसका ऐलान किया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है राना मोहम्मद असलम साहब ने। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के वो सदर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है। अच्छा राना साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पेट्रोल के बढ़ते दाम हैं, आवाम को तो मुश्किलात का सामना है, लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की, गुड ट्रांसपोर्टेशन की, तो इसमें कितना इजाफा किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये पहले 30 रुपये थे, जब नई हुकूमत आई है तो 30 रुपये बढ़ा, फिर 30 रुपये और अब 59 प्लस कुछ बढ़ा है, तो ये तकरीबन 119 रुपये तकरीबन बढ़ गया है। तो ये अगर परसेंटेज हिसाब जाए फिर तो 83% रेट जो है वो बढ़ेंगे हिसाब से 83%। अच्छा, कम से कम। लेकिन अगर सर किराए नहीं बढ़ाए गए तो फिर क्या आप लोग प्लान करेंगे, क्या लाया अमल होगा? देखिए, अगर किराए नहीं बढ़ाए तो रुपया रुक जाएगा। सही बात है। तो किराए के बगैर तो कोई चारा ही नहीं है। और लेकिन हम लोग ये चाह रहे हैं कि जब इस तरीके से इतनी बड़ी, आपने देखा कि तारीख में कभी इतनी 59 का आपने कभी फिगर नहीं देखा होगा। बिल्कुल 30 रुपये फिर 59, तो मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। मैं पिछले 4 साल से जो हालात हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर के वो बहुत बुरे हैं। हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया था, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, कोई हमें सहूलत नहीं है और हम 4 साल से मुश्किल हालात से गुजर रहे थे। ऊपर से ये नई हुकूमत आई है तो हमें कोई, हमारा ख्याल था कि शायद कोई हमें रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन नई हुकूमत आने से तो हमारे ऊपर बिल्कुल महंगाई का जो डीजल का बम पे बम गिराते जा रहे हैं। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में अगर इजाफा किया जाता है कीमतों में, इसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है, इफेक्ट जो है वो आम आवाम पर कितना पड़ेगा आपके ख्याल में? देखिए, ये तो 100% सियासतदान कहते हैं कि आवाम पे नहीं आएगा असर, तो मैं कहता हूँ इसका सारा असर आवाम पे ही आएगा और आवाम में हम लोग हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, तो इसका सारा असर आवाम पे आएगा। हमें भी यही परेशानी है कि हमें अब समझ नहीं आ रही कि हम अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कैसे चलाएं। हमारा तो जैसे ही तेल की कीमतें बढ़ी हैं गाड़ियां रुक गई हैं। सही बात, क्योंकि अभी उसको मैनेज कर रहे हैं, खर्चे पूरे नहीं हो रहे। 2.5 लाख रुपया खर्चा है, किराया 2 लाख है, तो किसी भी तरीके से मैनेज नहीं हो रहा और हुकूमत को भी समझ नहीं आ रही कि इसके बदले अगर हमें कोई और रिलीफ दे दें। मिसाल के तौर पे टायरों पे ड्यूटी बढ़ाते जा रहे हैं, रेगुलर ड्यूटी जिसको ये कहते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। 10%, 15%, अभी इन्होंने 35% कर दी है और फिर टायर स्मगल होके कोयटा चमन से आता है। ये भी हुकूमत का अपना नुकसान है कि जब चीज़ महंगी होती है तो स्मगलिंग की तरफ चली जाती है। सही बात है। अब महंगाई की वजह से, रेगुलर ड्यूटी ज़्यादा लगाने की वजह से सारा टायर कोयटा से आ रहा है, चमन से, तो ये भी हुकूमत का नुकसान है। लेकिन हुकूमत को समझ नहीं आ रही, अगर ड्यूटी कम कर दे हमें टायर भी रिलीफ मिल जाए, कम से कम 1 साल के लिए हमें टोल टैक्स जो है उसको फ्री कर दे, किसी तरफ से तो रिलीफ दे ना हमें। अच्छा, हुकूमत किसी तरफ से भी हमें रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, एक आम आदमी की जब हम बात करते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी सी इस पे जरूर कुछ हमें डिटेल में बता सकें कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में क्या कुछ शामिल है, क्या कुछ आ जाता है? ट्रांसपोर्ट सर्विस में ये है कि पार्टियां जो है, हम कराची एक हब है कारोबारी बड़ा, यहाँ 2 बड़े पोर्ट है और बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है, कुरंगी, लांडी, स्टील मिल, अपने न्यू कराची है, साइड है, फेडरल भी एरिया है, बहुत बड़ा कराची में कारोबारी हब है और 70% हमारी ट्रांसपोर्टेशन वो सिर्फ कराची से चल रही है, 30% पूरे पाकिस्तान में है। बिल्कुल ठीक।
तो यहाँ माल पोर्ट से भी लेते हैं, इंडस्ट्री से भी उठाते हैं। ठीक। और सब मजे की बात यह है कि हर जगह का एक तरीकाकार है, एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है। लेकिन ये ओपन मार्केट है हमारी, कराची में जो हमारी मार्केट है, क्योंकि पोर्ट है, अगर 4 जहाज लगते हैं तो ओपन मार्केट का रेट अप हो जाता है। राना साहब, प्रॉब्लम अब ये है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं माया के पेट्रोल बढ़ता जा रहा है मुसलसल, और कीमतें आलमी सतह पर तो बढ़ रही हैं, पाकिस्तान में भी बढ़ रही हैं, चाहे IMF की शराइत का या कुछ भी कहें, और कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कीमतें कम होंगी, तो फिर आप लोगों का मुतालबा जो है वो तो नहीं माना जा सकता, फिर तो ऑलरेडी आपकी कीमतें बढ़ेंगी ही, हम सिर्फ इस तरफ ही जा सकते हैं। इसके मुताबिक हमारी कल मीटिंग हुई है, कराची के बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, और आज और कल हमारी पूरे पाकिस्तान की सतह पे एक हमारा यूनाइटेड अलायंस के नाम से सिस्टम है जो पूरे पाकिस्तान को कवर करता है। तो उसमें सारे लोग कल तक हम मुशावरत कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर सोमवार को हम अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे प्रेस क्लब में, और ऐलान करेंगे कि हम कब स्ट्राइक पे जा रहे हैं, कहाँ रेट बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग। क्या मुतालबा सामने रखेंगे? मुतालबा तो हमारे ये है कि अगर तेल की कीमतें हमें भी समझ आ रही है कि कम नहीं होंगी, वापसी नामुमकिन है, लेकिन उसके मुतबादल हमें दूसरे मामला हैं, कोई ना कोई अल्टरनेटिव तो दे। क्या हो सकता है? आप मजे की बात सुन ले कि पाकिस्तान 74-75 साल हो गया बने हुए, पाकिस्तान में एक्सल लोड का कानून नहीं आज तक। 2000 में जनरल मुशर्रफ ने एक्सल लोड का कानून बनाया था, जिसपे आज तक अमल दरामद नहीं हो रहा। लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि इस पे फौरी इम्प्लीमेंट करे। तो हम ये चाहते हैं कि अगर एक्सल लोड पे अमल दरामद करा ले तो उसमें भी हमें रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा। हमने टायरों की ड्यूटी में कमी कर दे, स्पेयर पार्ट की जो ड्यूटी है उसमें थोड़ी कमी कर दे, ताकि हमारा पहिया भी चलता रहे। और टोल टैक्स इतना बड़ा हैवी अमाउंट है कि 15 से 20 हज़ार रुपया हमें एक चक्कर का टोल टैक्स की बात में देना पड़ता है। ठीक हो गया, लेकिन सर अभी सारी सिचुएशन आप कह रहे हैं ये मुतालबे आप लोगों की तरफ से हैं। आपको क्या लगता है, हकीकत पसंदी के साथ अगर बात करें, कहाँ तक आपको लगता है कि मार्जिन मिल सकता है आपको इन मुतालबात पर? देखिए, अभी जो सूरत हाल है उसमें तो कहीं भी सच्ची बात है, कहीं कोई चीज नजर नहीं आ रही। क्योंकि आप ये मुतालबात तो है, लेकिन माने कहाँ तक? मुतालबा तक ठीक है, हम वज़ीर आज़म से अपील करते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म कोई है नहीं। सूरत हाल जो है वो सबके, आपके भी सामने है, हमारे भी सामने है। एग्जैक्टली। परेशानी की हालत में है, और ये सारा का सारा जो वजन है गरीब आदमी पे आता है। गरीब आदमी रोटी के लिए तरस रहा है, और ये अपने मामला में लगे हुए हैं। कोई भी हुकूमत आती है वो पिछले के ऊपर उसका वजन डाल देते हैं। खास ज्यादा से ज्यादा क्या ये हमारी इंडस्ट्री तो नहीं बंद हो सकती ना, काम तो नहीं बन सकता, लेकिन बहुत बड़ा धचका जरूर आ जाएगा अगर मुतालबात भी नहीं माने गए। और किराए भी देखें, लाहौर में भी 40% बढ़ चुके हैं हर जगह। अब फिर क्या करेंगे? फिर तो फंस अगर हम किराए बढ़ाते जाएंगे तो ये हल नहीं है, ये हल नहीं, फिर तो तबाही आएगी। तो मैं तो उस वक्त से डर रहा हूँ कि ये जो सूरत हाल आ रही है, अगर अवाम रोडों पे आ गए तो सूरत हाल संभालनी नामुमकिन हो जाएगी। अभी आप देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट एक हफ्ते में आएगा कि सूरत हाल कितनी खराब होती है। इतनी बड़ी 119 रुपये, कभी 2 रुपये 4 रुपये बढ़ता था, लोग रोडों पे आ जाते थे। अब तो लोगों में भी सख्त नहीं है, हिम्मत नहीं है, फौरन लोग रोडों पे एहतिजाज करते थे। आप देखा आपने, कोई अपनी रोटी के लाले पड़े हुए हैं गरीब आदमी को, और हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को तो उन्होंने तबाह करके रख दिया। तो अगर आप लोग इजाफा करने का कह रहे हैं, जैसा कि हमने बुनियादी खबर जो दी थी वो ये दी थी कि कितना इजाफा होने जा रहा है अगर हुकूमत से दीगर मुतालबात जो हैं वो किए जाते हैं, उनके सामने रखे जाते हैं, कितना इजाफा वैसे आप लोग चाह रहे हैं? देखिए जी, इजाफा ये जो हो गया है, ये तो मुझे लग रहा है कि अभी आगे चल रहा है, रुकेगा नहीं है। अभी मजीद मुझे जो नजर आ रहा होगा, नहीं, किराए बढ़ाने में जो इजाफा, किराए बढ़ाने में हमारा 83% मैंने आपको बताया ना कि बढ़ेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको कम पे कम किराए बढ़ाएं ताकि अवाम पे भी उसका असरात कम पड़े। ठीक है। पिछले 4 साल से हम मैनेज कर रहे हैं, अपनी ट्रांसपोर्ट को नुकसान कर रहे हैं। हमेशा ट्रांसपोर्ट फायदे में थी, लेकिन पिछले 4 साल से ट्रांसपोर्ट नुकसान में चल रही है। ये हकीकत है बिल्कुल। ठीक है। आपके लोग जाते हैं वहाँ ट्रांसपोर्ट में, हमारा वो हाक्सपे रोड पे ट्रक अड्डा है, पिछले 4 साल से ट्रांसपोर्ट क्राइसिस का शिकार है। बिल्कुल सही। पेट्रोल पंप वाले के पैसे देने हैं हमने, टायरों वालों के पैसे देने हैं, स्पेयर पार्ट वालों के पैसे देने हैं। जिसकी 100 गाड़ी है उसकी 20 गाड़ियां। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है सर के अगर इस तरह के हालात हुए तो ये कोई हल तो नहीं है। अगर अवाम अगर सड़कों पे निकल आई तो फिर खुदा ना खासा सिचुएशन हाथ से निकल सकती है। अल्लाह करे आपकी जो मुतालबात हैं, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसका एक अच्छा कुछ ना कुछ मुतबादल, कुछ तो कहीं हल निकले, कहीं तो रोशनी कोई लहर आए। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमारे साथ वक्त भी निकाला और अपने ज़ाहिर मुतालबात भी रखे। उम्मीद है आपके जो मुतालबात हैं
पर कहीं ना कहीं वो मार्जिन हो, ताकि क्योंकि पाकिस्तान में कराची हब है, यहाँ के जो बिजनेस है वो पूरे पाकिस्तान को उसका फायदा पहुंचता है, और उसको अगर अफेक्ट हुआ तो पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को अफेक्ट होगा। एक बार फिर हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। शाहजेब और माया कर रहे थे बेताबी से आपका इंतजार, क्योंकि जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारी बचपन से हम लोग क्रेजी होते हैं। लाइक बॉयज के बारे में तो होता ही है ना, कार्स का शौक हो, रेसिंग का शौक हो, लेकिन मी बीइंग अ लड़की ऑल्सो, मुझे बचपन से कार्स रेसिंग का शुरू से शौक था। और मैंने जब फर्स्ट टाइम F1 के बारे में शाहजेब सुना, फार्मूला कार के बारे में, फार्मूला कार के बारे में ना यार, ये सीरियसली शाहजेब, बट उसके बारे में जब सुना तो तजस्सुस हुआ कि कहाँ हैं इसके ट्रैक्स। मलेशिया हुए तो जनाब KL में जाके, आउट ऑफ सिटी जाके उनका ट्रैक देखा, बहरीन हो या अबू धाबी हो, जहाँ पे बाहर के ममालिक में घूम रही हैं, पाकिस्तान आए, यहाँ पर हम आपको फार्मूला इलेक्ट्रिक रेसिंग कार जो कि पहली बार बनाने वाली जो टीम है उनसे मुलाकात कराने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, इनकी टीम है पूरी जिन्होंने ये इलेक्ट्रिक कार जो कि फार्मूला रेसिंग कार है ये तैयार की है। और इसके साथ साथ ये बता दें कि आलमी एजाज़ात हासिल तो वो कर चुके हैं, लेकिन गुज़िश्ता साल इसी कार के साथ वो तलबा ने बरतानिया में मुकाबले के दौरान दूसरी पोजीशन भी हासिल किया। एक और कंपटीशन के लिए वो जा रहे हैं जिसमें तकरीबन 130 टीम्स होंगी और आई थिंक 40 से ज्यादा ममालिक हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 40,000 से ज्यादा या 40 से ज्यादा? 40 से ज्यादा। अच्छा, मेरा पता नहीं कहाँ पे मुकाबला होगा, लेकिन देन अगेन सुपर एक्साइटेड इन लोगों को देखकर। पहले इन लोगों का एज देखी, हमने कहा है तुम लोग ने अपनी शौक से बनाया, फिर उन्होंने कहा नहीं पूरी टीम है। और अब मैं देख रही हूँ शाहजेब, इफ यू कैन सी इन द फुटेजेस, इनकी पूरी टीम नजर आ रही है, एंड आई एम श्योर इट्स अ ग्रुप ऑफ ऑल क्रेजी पीपल। तो हम किसी भी ताखीर के बगैर उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं, किसी भी ताखीर के बगैर बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद जो टीम मेंबर हैं सुफियान सलीम हाशमी और कपशा ज़ैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत हैं। सुफियान, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो कंपटीशन है जिसके लिए आप जा रहे हैं इसके बारे में बताइएगा, कौन सा है, कब होता है और उसमें कितनी टीम्स हैं, आप लोग इसमें कितने टीम मेंबर्स जाएंगे? ये कंपटीशन जो है सिल्वर स्टोन के सर्किट पे होगा यूके में, जो लंदन से थोड़ा सा दूर है। ठीक है। और इस कंपटीशन में तकरीबन 40 से ज़्यादा ममालिक से टीम्स आ रही हैं और तकरीबन 130 टीम से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगी हैं। और ज़्यादातर इसमें जो है यूरोपियन और जर्मन टीम्स हैं, और पाकिस्तान से हम पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो लेके जा रहे हैं। सोच रही थी कि पहली दफा जा रहा होगा इसमें पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन। नहीं, हमने 2018 में, लेकिन आप लोग ही गए थे ना, वही मैं कह रही हूं, आप लोग ही गए थे ना, आप लोगों से पहले कोई नहीं गया। जी। हमारे लिए अपना एजाज की भी बात है। सवाल ये जहन में आ रहा था कि आप लोगों ने जो अपनी ये मजाक इसलिए आ रहा था, शादी ने मुझे कहा था सवाल करने के लिए कि आप नहीं, बट देन अगेन ये जो आपका पूरा ग्रुप है जिसने ऑब्वियसली इस कार पे काम भी किया है आप लोगों ने, सो हाउ डिड इट हैपन? किसकी सबसे ज्यादा सपोर्ट थी? कहाँ से ये शुरू हुआ? इनिशिएटिव किसका था? ये इनिशिएटिव बेसिकली 2014 में हमारे सीनियर्स का था जो साइप्रस में एक सोलर कार कंपटीशन जीत कर आए थे। अच्छा। तो वहाँ से उन्होंने बुनियाद रखी हमारी टीम की, और उनका ख्वाब था एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पाकिस्तान के अंदर बनाए। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग मिलते गए और रास्ते बनते गए। अच्छा, आप थोड़ा सा ये बताइएगा कि फार्मूला इलेक्ट्रिक रेसिंग कार ये हम सुन भी रहे हैं और शायद इसकी पिक्चर्स भी साथ साथ चल रही हैं, थोड़ा सा इस कार के बारे में बताइएगा। हाँ। ये जो इसकी तैयारी की गई, इस पे कितना खर्चा आता है, कितना इक्विपमेंट आपको इसके लिए चाहिए होता है? हाँ। क्या वो तमाम इक्विपमेंट पाकिस्तान में अवेलेबल होता है या सब यहीं पे आप मैन्युफैक्चर करते हैं, क्या करते हैं? अच्छा, इस गाड़ी के बारे में अगर मैं बताऊँ तो मैं बीइंग अ टेक्निकल मेंबर गाड़ी के अंदर शुरू से इन्वॉल्व था। तो तकरीबन हमें इस गाड़ी को हर सीज़न डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर हम दोनों खुद करते हैं। तो तकरीबन हमें 1 साल इसको पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में लगता है। पहले हम इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग जो जहाँ तक उसकी बात है तो हम उसको यहीं लोकल मार्केट से इसको ज़्यादातर पार्ट्स लोकल मार्केट से, और कुछ पार्ट्स होते हैं जो हमें इम्पोर्ट कराने पड़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो काम होता है हम कोशिश करते हैं कि यहीं से हो और यहीं से हम मैक्सिमम हमारे मार्केट से काम हो जाए। अच्छा कक्षा, आप भी टीम मेंबर हैं, आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है इस टीम में? मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट से। अच्छा, मार्केटिंग से तो ज़्यादा बात आपसे करनी चाहिए भाई। हाँ। आप बताएं, मार्केटिंग करें जरा इस गाड़ी की, फिर हमें सही तरह बताएं। हम बेसिकली हम पहले स्पॉन्सर्स वगैरह को अप्रोच करते हैं, उसके बाद स्पॉन्सर्स आते हैं क्योंकि 6 मिलियन का बजट होता है, तो डिफरेंट कंपनीज को हम अप्रोच करते हैं, वो स्पॉन्सर करती है हमें एज ए यूथ इनिशिएटिव और एज सस्टेनेबल, हमारा गोल है सस्टेनेबिलिटी। तो अब हम अप्रोच करते हैं, वो हमें स्पॉन्सर करते हैं। इस साल भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं मर्स्क,
फैजान स्टील, HVS और दूसरे टेक्निकल स्पॉन्सर्स भी हैं ऑन सबसे बोर्ड। अच्छी बात यह है कि आपको आपके स्पॉन्सर्स मिल गए, इतनी अच्छी बात है कि सपोर्ट मिल गई, क्योंकि कितना टैलेंट हमारे पास शो में आता है और वो यही कह रहा होता है कि हमें स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे, हमें वो सपोर्ट नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। और जिस तरीके से आप लोग बाहर जा रहे हो, दैट इज ऑल्सो सेकेंड टाइम इन अ रो, कितनी अच्छी बात है। अच्छा, अब अगर हम इसकी बात करें तो इस मुकाबले में जिस पे सबसे ज्यादा आपको टफ कॉम्पिटिशन, इसका डर लग रहा है, वो कौन सी कंट्रीज है? सबसे ज़्यादा जो मुश्किल टीम्स आती हैं बेसिकली जर्मनी से आती हैं, क्योंकि ये जर्मनी का ये है कि ये कंपटीशन वहाँ 90s में स्टार्ट हो गया। Yes. 1920s to 1930s and 1946 पाकिस्तान एक साल बनने से पहले फार्मूला 1 प्रॉपरली स्टार्ट हुआ था। तो यही है कि वहाँ पे ये ट्रेंड जो है बहुत पहले से चलता आ रहा है और बेसिकली फार्मूला स्टूडेंट जो उन्होंने प्रमोट करना स्टार्ट किया था उसकी बेसिक वजह ये थी कि F1 टीम्स जो हैं, इंजीनियर्स जो हैं, वो फार्मूला स्टूडेंट से ही हायर करती हैं। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक टीम एक तरह से जर्मनी की होती हैं और फिर बाकी यूरोपियन ममालिक में, क्योंकि उनके पास ऑब्वियसली बजट ज़्यादा, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में जितना हो सकता है हम कोशिश करते हैं। कितना मुश्किल था आपके लिए महदूद वसाइल में ये सारा काम करना, एक गाड़ी ऐसी तैयार करना जिसको कंपटीशन के लिए इंटरनेशनल ले जाया जा सके? काफ़ी मुश्किल तो था, लेकिन ये था कि हम क्योंकि टीम आहिस्ता आगे बढ़ती आ रही है, हम उस गाड़ी को एडवांस करते जा रहे हैं, तो बेसिकली हमें की तरफ से पूरा सपोर्ट था हमारे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक मेरा सवाल आ रहा है जहन में, क्योंकि आजकल पेट्रोल बहुत बढ़ता जा रहा है और इतना बढ़ गया है कि तकरीबन अब तो 84 रुपए बढ़ गया है, सिर्फ 15 दिन के अंदर हम रोजाना इसकी बात कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रिक कार्स पाकिस्तान में बहुत प्रमोट होनी चाहिए। आप लोगों ने सोचा कि अगर लोकली इसको मैन्युफैक्चर किया जा सकता है तो फिर ऐसी गाड़ियां भी तैयार की जाएं कब्शा कि हम लोकली मैन्युफैक्चर करके पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार्स लें और आसान हो जाए लोगों के लिए ट्रैवल करना? जी बिल्कुल, लोकली भी मैन्युफैक्चर की जा सकती हैं ये कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स की। तो इस पर कोई टीम सोच रही है आपकी? जी, हमारा इनिशिएटिव तो ये होता है कि आगे जाके हम इंडस्ट्री सेटअप करें। हमारे मेन गोल्स ये होते हैं कि हमारे जब एलुमनाई जब यहाँ से हो जाए, ग्रेजुएट हो जाए, तो मेन गोल हमारा अल्टीमेट गोल यही है कि इन दी एंड हम एक कमर्शियल गाड़ी इस तरह की लॉन्च कर पाएं, जो अभी काफी दूर है, लेकिन हमारी कोशिश है इंशाल्लाह दूर क्या होगा। आपने फॉर्मूला 1 बना ली। 40 लोग। और सबसे ज्यादा क्रेजी कौन है, मतलब अबाउट द कार एंड पैशन, सबसे ज्यादा किसका नजर आता है? आई थिंक पूरी टीम ही इसमें ही स्टार्ट से इतनी ज्यादा इन्वॉल्व है, तभी हम लोग का पैशन इसमें इतना ज्यादा है कि हम लोग ने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के साथ साथ इसको जितना हम लोग पंप कर सकते थे। मैं भी यही पूछने वाली थी कि सब लोग जा रहे हैं कंपटीशन पे, सारा 40 लोगों का ग्रुप जा रहा है। अच्छा, 40 लोग पूरे के पूरे जाएंगे। अच्छा, एक पानी उठाने वाला चाहिए? 41 कर लें, हम भी चले जाते हैं। पानी में नहीं डालेंगे। मुझे बताइएगा कि एक, क्योंकि हम इस ये पहली बार आई थिंक इलेक्ट्रिक कार जो फार्मूला इलेक्ट्रिक रेसिंग कार है वो आपने पहली बार बनाई है ना ये वाली? नहीं, हम लोगों की टीम ने ये बनाना 2016 में स्टार्ट करी थी। 16 में स्टार्ट किया था यार। जी, जो हमारी पहली गाड़ी थी रेड मशीन, जो बैंक अल्फा ने हमें स्पॉन्सर की थी और वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर 2018 में हमने दूसरी गाड़ी बनाई फैजान स्टील की मदद से, और फिर हमने तीसरी गाड़ी 2020 में स्टार्ट करी, जो कोविड आने के बाद थोड़ा डिले हुआ और 2021 में फिर हमने वो गाड़ी कंप्लीट तैयार करी। और उसमें सबसे बड़ा हाथ हमारा, जिसने हमारा हाथ पकड़ा वो यूनिलीवर था। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, जब कंपटीशन होता है वहां पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वहां पर जजमेंट किस बुनियाद पर की जाती है, कि उसके अंदर इक्विपमेंट कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसी है, या उसकी टेक्नोलॉजी कैसी है, मतलब जो जजमेंट होती है ओवरऑल कंपटीशन जीतने की, वो किन बुनियादों पर की जाती है? दो इवेंट कैटेगरीज होती हैं, स्टैटिक इवेंट और डायनामिक इवेंट। स्टैटिक में भी 3 कैटेगरीज होती हैं, कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग डिजाइन और बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन। तो इन कॉस्टिंग भी शेयर करनी पड़ती है वहाँ पे, इतनी लागत आई, किस तरह बनाया आपने? बेसिकली कॉस्टिंग का असल मकसद ये है कि हमें ये शो करना होता है कि हमारी गाड़ी कितनी कॉस्ट इफेक्टिव है। एग्जैक्टली। और हमें यूरोपियन टीम के मुकाबले में इसमें एज इसलिए हासिल होता है क्योंकि हमारी गाड़ी उनके मुकाबले में ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होती है, क्योंकि हम लोग के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। एग्जैक्टली। और एंड पे रेस भी लगाते हैं, दिखाते नहीं एंड में डायनामिक इवेंट पे प्रॉपर रेसिंग नहीं होती, लेकिन हमारे लैप टाइम लिया जाता है और उसके मुकाबले में उसको कंपेयर करते हुए परफॉर्मेंस चेक करने के लिए गाड़ी की परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसी। कितने ओवरऑल अब तक आप लोग कॉम्पिटिशंस में ले चुके हैं? हमारी गाड़ी दो कंपटीशन में हिस्सा ले चुकी है। FSAE में जो यूएसए में हुआ था और FS UK में 2018 में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये वाला तीसरा होगा? ये हमारा तीसरा कंपटीशन। वेरी गुड। और पिछले 2 में से 1 जीते हैं आप? जी, हमने उसमें कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग में हमने और बिजनेस प्लान में हमारी पोजीशन आई थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप सब लोग स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन किए, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के? जी, हम अंडर ग्रेजुएट। तमाम स्टूडेंट्स 40 से 40।
सबके लिए बेस्ट ऑफ लक और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये कंपटीशन जीत के आएंगे, इंशाल्लाह जीत के आएंगे। हमारी तमाम दुआएं आप दोनों के साथ है। थैंक यू वेरी मच। कप्शा हमारे साथ थी और सुफियान ने हमें ज्वाइन किया था और जिस तरीके से उन्होंने ये इलेक्ट्रिक कार तैयार किया, उम्मीद करते हैं फॉर्मूला बनाया सिर्फ। अच्छा चलेंगे, वक्फे के बाद रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच, वी विल बी राइट बैक। एक बार फिर हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। शाहजेब और माया कर रहे थे आपका इंतजार। और आपको ये याद है थोड़ी देर पहले हमने एक बात की थी कि बच्चों के एनर्जी लेवल्स जो होते हैं स्कूल बंद होने के बाद शाहजेब वो बिल्कुल हाई रहते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद उनका वही रूटीन हो जाता है, रातों को देर तक जागना, लेट खाना। फिर जब उनके दोबारा स्कूल शुरू होते हैं तो उनको डिफिकल्टी होती है उठने में। बहुत बड़ा चैलेंज होता है माँ बाप के लिए। पूरे जैसे आपने कहा ना एनर्जी लेवल हाई होते हैं, पूरी छुट्टियों में वो शोर मचा रहे होते हैं बिल्कुल, और जब स्कूल आ रहे होते हैं देखिए इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि किस तरीके से बच्चों की सलाहियतों को बेहतर किया जाए समर कैंप्स के अंदर, और क्या किया जा सकता है। क्योंकि वालिदैन बड़े फिक्रमंद होते हैं कि जब बच्चे घर बैठे रहते हैं तो उन कामों में वो लग जाते हैं जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल तो वैसे ही डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया की वजह से, मुख्तलिफ गेम्स की वजह से बच्चों की हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी मुतासर होती है, साथ साथ उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। घरों में रहते हैं, खैर वो जो एक शोर शराबा वाला मामला है वो तो बिल्कुल अलग है, उसको भी खैर आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज मेरे ख्याल में हम किसी माहिर से बात करें कि बच्चों के साथ क्या होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही, माहिर तालीम हमारे साथ खानम अंसर मौजूद है हमारे लाहौर स्टूडियो से। लाहौर में जहां बारिशें बहुत हो रही हैं वहां पे बच्चों के लिए एक्टिविटीज का भी बड़ा प्लान किया जा रहा है। तो ये बताइएगा खानम अंसर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। आप गर्मी की छुट्टियों में क्या एक्टिविटीज लेकर आए हैं, बताइए। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। और बहुत ही आजकल का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आज 16 से 17 दिन हो चुके, बच्चे घरों में हैं और जो भी उन्होंने प्लान किए हुए थे कि हम गर्मी की छुट्टियों में ये करेंगे वो तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन जो हमारी ओरिजिनल प्लानिंग है वो आज से स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि इस प्रोग्राम के बाद बहुत से पेरेंट्स सोचेंगे कि हमें किस तरह से अपने बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों को प्लान करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले जैसे आपने बात की कि बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में इतना अपने आप को फ्री समझते हैं और लेट नाइट जागते हैं, सुबह को सोते हैं, उनकी पूरी रूटीन डिस्टर्ब हो चुकी होती है। आज से मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, पेरेंट्स को सिखाऊंगी, खासतौर पे माओं को ये चीज़ सिखाना बहुत ज़रूरी है कि वो अपना भी टाइम टेबल बनाएं और बच्चों का भी टाइम टेबल बनाएं, क्योंकि विदाउट टाइम टेबल आप अपने आप को भी डिस्टर्ब करिए, क्योंकि बच्चों के खाने का कोई टाइम नहीं है, पीने का कोई टाइम नहीं है। टाइम टेबल घर के अंदर बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए कितना जरूरी है ये? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हमारी ज़िंदगी में मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है किसी भी तरह से। तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट पे अगर बात की जाए तो एक बहुत ही बड़ा जो शख्स होता है उसका टाइम ही उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको मैनेज अगर किया जाएगा तो वो उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकता है, कम टाइम में ज़्यादा एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं और कम टाइम में ज़्यादा सीखा जा सकता है। मदर्स जो हैं वो इस चीज़ को ज़रूर फोकस करें, घरों में अपना भी टाइम टेबल बनाएं, क्योंकि मदर्स का अक्सर हमारे साथ जब भी वो बैठती हैं तो यही बात करती हैं, जब से बच्चे हुए हैं मैंने अपने आप को टाइम देना छोड़ दिया है, मैं शादी से पहले ऐसे करती थी, जब बच्चे नहीं थे तो मैं ऐसे करती थी, अब तो हमारा पूरा टाइम बच्चों के लिए। तो क्यों ना बच्चों के साथ अपने आप को भी टाइम दिया जाए और बच्चों को भी टाइम दिया जाए और उसमें वो एक्टिविटीज़ की जाए। अच्छा, लेकिन ये टाइम देने की बात जो होती है इसमें मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में जाना चाहूँगा कि टाइम देने से क्या मुराद है, किन एक्टिविटीज़ में उनको जो है वो रखा जाए कि वो एक्टिविटीज़ डेली बेसिस पे करें। खासतौर पर जब हम बात करते हैं 2 साल से लेकर 8 साल के बच्चों की, तो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है डेली बेसिस पे करना? जी, इन छुट्टियों में हम लोगों ने करिकुलम एक्टिविटीज़ के साथ साथ अपनी को करिकुलम एक्टिविटीज़ को भी रखना है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम करिकुलम को देखा जाए तो उसमें 2 साल से 8 साल के बच्चे को जो स्किल्स सिखाई जाती हैं वो लिसनिंग स्किल्स सबसे पहले सिखाई जाती है, उसके बाद स्पीकिंग, रीडिंग एंड देन राइटिंग स्किल्स सिखाई जाती है। तो हमें गर्मियों की छुट्टियों को इतना इफेक्टिव बनाना है ताकि बच्चे इन स्किल्स के साथ साथ हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकें। लाइक सबसे पहले हम बात करते हैं लिसनिंग स्किल के बारे में। तो लिसनिंग स्किल किस तरह से डिवेल्प की जा सकती है, क्योंकि एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा स्पीकर होता है। अगर हम बच्चे को अच्छा लिसनर बना देते हैं तो वो एक अच्छा स्पीकर भी बन सकता है।
उसके लिए हमें छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर बच्चे की स्टोरी अगर बच्चे को याद करवानी है तो आप उस स्टोरी को पहले बच्चे को सुनाएंगे, पेरेंट्स बैठें, क्योंकि एक दौर होता था जब हमारी दादी नानियाँ हमें कहानियाँ सुनाया करती थी, वो सारा दौर तो ख़त्म हो चुका। लेकिन अभी हमने टाइम इस तरह का मैनेज करना है कि हमारे बच्चे वहाँ पर बैठे हों और हम लोग बैठकर एक स्टोरी टाइम रखें ताकि बच्चे उस चीज़ को गौर से सुने। उसके बाद हम बच्चों से जब हम उसकी स्पीकिंग स्किल को, रीडिंग स्किल को डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि 8 साल का बच्चा जो है वो रीडिंग पे आ चुका होता है, सो उसको हम लोगों ने जब सिखाना है तो वो भी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं कि बच्चे को कोई स्टोरी बुक दी जा सकती है, उसको टास्क दिए जाएं। टाइम मैनेजमेंट में हम बच्चे को टास्क देते हैं काम। जी जी। तो खानम साहबा 2 से 8 साल तक के बच्चों को पहले उनको सुनना में ट्रेन की तरफ लेकर जाएं और फिर वो अच्छे स्पीकर बनने की तरफ। अच्छा, अब अगर हम 8 से ऊपर समझे 14-15 साल तक आ जाते हैं, उनके लिए क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं? उनके लिए आपने जैसे मैंने कहा करिकुलम के साथ साथ को करिकुलम एक्टिविटीज़, तो हमारे ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो हम 8 साल से 14 साल के बच्चे को करवाते हैं। उसमें उस बच्चे की स्किल डेवलपमेंट होता है। इसमें हम लोग 3 एरियाज़ को टच करते हैं, जैसे मल्टीपल इंटेलिजेंस को टच कर रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस को टच कर रहे हैं, इसके बाद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑनलाइन अवेलेबल हैं। जी, ये क्लासेस ऑनलाइन अवेलेबल भी हैं। और सेकंड, ये खासतौर पर मदर्स के लिए खासतौर पर इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि पहले मदर्स इन चीज़ों को सीखें, फादर सीखे, यानी पेरेंट्स उसको अच्छे तरीके से सीखें और देख सकें कि उनका बच्चा किस में इंटरेस्टेड है, जो काम वो अच्छे तरीके से कर सकता है, उसकी स्किल्स उसमें डेवलप हो सकती हैं, उसी को लेकर आगे चला जाए। ना कि हम कभी माँ की फरमाइश के मुताबिक काम करें, कभी बाप की फरमाइश के मुताबिक काम करें, बल्कि जो बच्चे के अंदर स्किल्स ऑलरेडी अल्लाह की तरफ से अता की गई हैं उन्हीं को इन्हांस किया जाए। क्योंकि हमारे पास 2 महीने का टाइम है, हम इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। और ये सिर्फ 2 महीने, इस 2 महीने की बात नहीं हो रही है, यही हमारा बेस करेगा आने वाले टाइम पर। हम लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे 2 महीने में ना खानम साहबा ये भी तो वो रखना पड़ेगा ना फोकस और ख्याल इस बात का कि बच्चों को ये ना लगे कि वो स्कूल में है, बल्कि उनको ये लगे कि वो एक फन टाइम के साथ एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी जो है उससे भी गुजर रहे हैं। बिल्कुल, जो मैंने आपको शुरू में बात की टाइम टेबल की, उसमें हम लोगों ने डे वाइज डिवाइड किया। उसको डे वाइज इस तरह से डिवाइड किया कि आपने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आपको डेज जो है वो इंडोर एक्टिविटीज़ का रखें और एक दिन जो है वो आप आउटडोर एक्टिविटीज़ का रख लें, जिसमें बच्चों की समझते हैं कि घर में फिर जो बच्चे तंग कर रहे होते हैं खासतौर में, उनके अंदर एक बिहेवियर चेंज आएगा और उनका बिहेवियर बेहतर भी बनाया जा सकता है इस तरीके से। हम लोग हमें बुरी वही चीज़ लगती है जो हमें नापसंद होती है और हम उसी चीज़ को कहते हैं, शोर उसी चीज़ को कहते हैं जो हमें नापसंद होता है। अगर हमारा बच्चा वही कुछ कर रहा हो जो हमें भी पसंद है, उस बच्चे के लिए भी ज़रूरी है, तो वो शोर नहीं होगा, वो बुरा हमें नहीं लगेगा। सो हमें उसकी जिम्मेदारियां डिवाइड करनी है। घर में जितने भी आपके बच्चे हैं उन सबकी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रखें, उनको कोई ना कोई जिम्मेदारियाँ दें, ताकि बच्चे के पास, क्योंकि जब उसके पास स्पेयर टाइम होगा उस टाइम में ही बच्चा बुरी हरकत करेगा या ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा जो आपको भी डिस्टर्ब करती हैं, बच्चे को भी डिस्टर्ब करती हैं। सो हम लोगों ने इसमें प्लान ये करना है। थैंक यू वेरी मच खानम साहिबा, थैंक यू वेरी मच। आपने जिस तरीके से डिटेल में हमें सारी बातें शेयर की हैं कि बच्चों की सलाहियतों को बेहतर करने के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके बिहेवियरल जो चेंजेस हैं उसके लिए क्या किया जा सकता है, कैसी एक्टिविटीज़ घर पे रखी जा सकती हैं, समर कैंप्स में क्या कुछ किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच खानम साहिबा, आपने हमें सुबह सवेरे पाकिस्तान में ज्वाइन किया, ये तमाम बातें हमसे शेयर की। प्रोग्राम में कुछ आखिर की तरफ बढ़ते हैं, एक और बड़ा अहम मामला जिसकी बात हमें करनी है। कुछ सोसाइटी के ऐसे पहलू हैं जो हमारी नज़रों के सामने से रोजाना की बुनियाद पर गुजरते हैं, लेकिन हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। ये सब कुछ हम देख चुके हैं माया। अच्छा, ऑनेस्टली मैं इस चीज़ के बारे में जो हम बात करने वाले हैं, मैं इस बारे में बहुत बात करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि वो बात करने का फ़ायदा नहीं जिस बात को कोई सुने ना। लेकिन और सिर्फ एक बात बार बार कही जाए कि तुम लड़के हो, तुम रोना नहीं, लड़के रोते नहीं हैं, लड़के एक्सप्रेस नहीं करते, लड़के बहुत खुशकिशी का इज़हार नहीं, तुम लड़के हो। सिर्फ ऐसा नहीं कि लड़कियों को बोला जाता है, लड़कों को तुम क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, ये, और मेरी बेटी जो है वो बेटा है और जो मेरा बेटा है वो लड़कियों की तरह रो रहा है। ये जो है ना, अल्लाह की नेमत और रहमत को हमने मिक्स किया। अल्लाह ने बड़ा क्लियर बताया कि एक नेमत है और एक रहमत है, लेकिन पॉइंट इस बात का है कि हम माशरा कब इस बॉक्स से निकलेंगे कि लड़का रो नहीं सकता, लड़का एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लड़का अपने इजहार दर्द का, तकलीफ का, दिल टूटने का नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। अच्छा, और वो जज्बात दबने की वजह से
क्या वजूहात जो है वो उसकी होती है कि उनके जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट तो खैर हम पूरे सोसाइटी की माइंडसेट की बात कर रहे हैं, लेकिन इन जज्बात के दबने की वजह से उसकी जो ज़हनी सलाहियतें हैं वो कितनी मुतासर होती हैं, उसकी मेंटल हेल्थ कितनी मुतासर होती है। सवाल ये कि मर्द क्यों अपने ख्यालात का, अपने जज्बात का, कमजोरियों का जिक्र नहीं कर सकते किसी के सामने। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात आफ्ताब शाह। आफ्ताब कैसे हैं? चलो उठो मर्द बनो, ये क्या है आफ्ताब? अवल तो आई वुड ऑब्वियसली पास ग्रेटिट्यूड टू तस्कीन। बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं, मेंटल हेल्थ कॉन्सेप्ट्स को क्रिएटिवली बताते हैं, समझाते हैं मसले। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को डिफाइन कर देते हैं। मर्दानगी के वो तकाज़े हैं जो सोसाइटी के अंदर बनते हैं, जो बहुत ही नेगेटिव और हार्मफुल होते हैं, और वो सोसाइटी के लिए भी हार्मफुल होते हैं और औरतों के लिए और मर्दों के लिए, दोनों के लिए वो हार्मफुल होते हैं। अब ये स्टैंडर्ड सेट कौन करते हैं? सोसाइटी अपने लिए खुद सेट करती है, मर्द सेट करते हैं। जैसे इसमें हमने वीडियो में भी देखा था कि एसोसिएशन मर्दानगी की ब्रेवरी, करेज और एक सर्टेन डेफिनेशन है कि वीकनेस जो शो करता है वो मर्द नहीं है, और एक सर्टेन टाइप का मर्द है और वही मर्द है। तो वो जो सर्टेन टाइप का मर्द की हम जो डेफिनेशन दिखाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है और हार्मफुल होती है। उसके अंदर एक ये चीज़ होती है कि आप मदद नहीं मांगेंगे और आप अपना दर्द और तकलीफ शेयर नहीं करेंगे, इजहार नहीं करेंगे। अच्छा, ज़्यादातर आफ्ताब यही वाली चीज़ जो मैं इसी आपकी बात से जोड़ना चाह रही थी कि कुछ स्टडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान में भी जो माजरत के साथ, तकलीफ के साथ कि जो खुदकुशी की जो रेशियो है वो मर्दों में ज़्यादा है। इज़ इट बिकॉज कि वो इजहार नहीं कर पाते, निकाल नहीं पाते, वो अंदर ही अंदर जो वो ब्लॉक बन जाता है, एक पहाड़ बन जाता है? इसमें थोड़ा सा करेक्शन करूँगा। सक्सेसफुल जो अटेम्प्ट्स होती हैं, मैं उसको ये बोलूँगा कि वो अटेम्प्ट्स मर्दों की होती हैं। अच्छा। रेशो वैसे औरतों का होता है ज़्यादा कि अटेम्प्ट करती हैं औरतें। अच्छा। सक्सेसफुल जो हो जाती हैं वो मर्दों की हो जाती हैं अनफॉर्चुनेटली। सो अब ये वही चीज़ है एज ए सेट कि अगर के दिल के अंदर गुबार भरा हुआ है और काफ़ी अरसे की तकलीफ़ और दर्द है, बचपन की चीज़ें होती हैं, लोग भूल जाते हैं। अगर के तकलीफ़ का इजहार आप उस वक्त नहीं करेंगे तो आपका जहन ये करता है कि आपको उस तकलीफ़ से और मज़ीद दूर कर देता है, और जितना दूर करता है तो आपकी फॉगी मेमोरीज हो जाती हैं, आपको याद नहीं रहता। तो ये एक आपके ब्रेन का एक मैकेनिज्म है ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू, और आपको तकलीफ से बचाने के लिए वो आपको भुला देता है आपकी तकलीफ को। एक तरीका ये होता है जो हम थेरेपिस्ट कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं लोगों को, कि बात करें ताकि आप उस तकलीफ को प्रोसेस कर सकें कि आपके साथ क्या गुजरा, क्या बीता। इस वीडियो में आप देखेंगे कि वो लड़का जो था वो उसका ब्रेकअप हुआ है या कोई तकलीफ में है वो, और वो शेयर करना चाहता है अपने दोस्त है। उसने आते साथ ही उसको गैस लाइट कर दिया, शट डाउन कर दिया कि तुम क्या मर्द रोते नहीं है या मर्द को तकलीफ दिखाने की कोशिश, अंदर ही रह गए। तो पर्सनल ग्रोथ के लिए और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ये कितनी नुकसानदेह चीज है जो हम आम घरों में देखते हैं, फैमिलीज में देखते हैं, बड़ा नॉर्मल है इवन पाकिस्तान में, जो हम अपने आसपास भी देखते हैं कि बार बार ये बच्चों को बड़ी छोटी एज में, यंग एज में कहा जाता है कि भाई तुमने रोना नहीं है, तुमने अपने जज्बात नहीं दिखाने, तुमने ये इमोशंस में अपने इस तरीके से नहीं आना। तो ये सब कुछ करने से उसकी अपनी पर्सनल ग्रोथ कितनी मुतासर होती है? अव्वल तो इसकी नेगेटिव इफेक्टिविटी एक साइकोमेट्रिक टेस्टिंग में एक पॉइंट होता है जिसमें आप नेगेटिव रेंज ऑफ इमोशंस जितने भी हैं, चाहे एंगर है, गिल्ट है, सैडनेस है, वो सारे आप एक्सपीरियंस करते हैं। वो उसका रेशो बहुत ही बढ़ जाता है, स्कोर बढ़ जाता है। तो ये जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आप कर रहे होते हैं वो पर्सनल डेवलपमेंट को तो हिंडर करते ही करते हैं, बट यू डोंट हैव क्लैरिटी अबाउट योर इमोशंस। अगर गुस्सा आ रहा होता है तो पता ही नहीं चल रहा होता कि गुस्सा क्यों आ रहा है, और कंसर्न अगर शो भी करना होता है वो भी गुस्से में दिखाते हैं, क्योंकि इमोशन एक ही शो करते हैं। जैसे मैन अप तो सिर्फ गुस्सा ही करो, या फॉर एग्जाम्पल कम्पीट करो तो उसको 2-3 इमोशंस आते हैं। तो आफ्ताब, मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस से पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि अगर कोई somebody is trying to cry their pain out, कोई रोना चाह रहा है, अपना दिल हल्का करना चाह रहा है, मैंने अमूमन लोगों को देखा है, नहीं बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अच्छा, ये जरूर करते हैं, भाई चुप क्यों हो जाओ, रोना आ रहा है रो लो, निकाल लो, लेट इट आउट। क्या ये भी हमें नहीं करना चाहिए कि नहीं मत रो, नहीं निकालो, नहीं तो मतलब क्या जरूरत है इजहार करने की? तो वो अंदर ही रह जाता है, कहता अच्छा पता नहीं रोना, शायद पता नहीं क्या हो गया, मैं क्यों रोऊंगा और बुरा हो जाऊंगा। तो ये भी हमें करना चाहिए कि लेट द पर्सन क्राई देयर लंग्स आउट। डेफिनेटली क्राइंग इज अ रिस्पॉन्स टू इमोशनल डिस्ट्रेस। आप तकलीफ में हैं तो आप रोएंगे, आपको चोट लगी है तो आप रोएंगे। अब वो एक आपका इजहार है, उस इजहार को आप रोकेंगे, दबाएंगे
तो वो एक दूसरे नेगेटिव इमोशन में तब्दील होकर आगे जाके अचानक से बिल्कुल एग्जैक्टली किसी और तरीके से निकलता है, और इंसान को खुद भी पता नहीं चलता कि इसका रिएक्शन इतना ज्यादा अनरीजनेबल क्यों है। लाइनें ब्लर हो जाती हैं इमोशंस की मर्दों के लिए, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। स्टार्ट टेलिंग पीपल, आपकी तरफ से लास्ट मैसेज दे दीजिए कि प्लीज इफ यू फील लाइक क्राइंग, आप रो सकते हैं, आप इजहार कर सकते हैं अपने पेन का। कल्चरल नॉर्म्स कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है। ये बायोलॉजिकल है, ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये सोसाइटी और सोशलाइजेशन में होता है कि हमने एक तकाजे बना दिए हैं मर्दानगी के, और वो बहुत ही ज़्यादा जैसे वायलेंट, टॉक्सिक, ब्रेव, करेज, मर्दानगी उससे नहीं है। लोगों से बात किया करें, अगर कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल स्ट्रेस से मत बहुत ज़्यादा गुजरते हैं, टॉक टू योर स्पाउस, टॉक टू योर पार्टनर, और बात करें, अपने इर्द गिर्द सपोर्ट सिस्टम बनाएं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अफ्तार शाह साहब, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। रखिएगा अपना ख्याल, और एक बीइंग अ वुमेन आई जस्ट बिलीव कि वो आदमी जो खवातीन को इज्जत देता है वो होता है मर्द। रखिएगा अपना ख्याल। पाकिस्तान का परवरदिगार हामी और नासिर। होती है आपसे मुलाकात मंडे के दिन। हाफिज़।